किसी को चुनती हैं तो इससे उनकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे बेहतर होगा कि मेघा और बाकी दोनों बहनों में से किसी को इसके साथ जुड़ने दिया जाए। फिर वो आर्यन की और भी अधिक मदद करने में सक्षम होंगी। मेघा और उसकी दोनों बहनें उसकी इस बेवकूफी पर अतुलनीय रूप से हैरान थीं। उनकी तुलना में रूबी का दिल बहुत बड़ा था। अगर उसकी जगह उनमें से किसी के सामने डिवाइन स्टेज ब्लड लाइन होती तो उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा कर पाती या नहीं। रूबी बहुत दयालु थी। शायद ही दुनिया में उसके जैसा कोई दयालु इंसान होगा। रूबी, उसने केवल तुम्हें अपना स्वामी बनने के लिए चुना है और वो केवल तुम्हारे साथ ही जुड़ सकती हैं। तुम्हारे बगैर कोई भी उसके साथ नहीं जुड़ सकता। यह आर्यन की तरफ से तुम्हारे लिए नए साल का उपहार है, मेघा ने कहा। वर्षा और तारा तो उसके इस दयालु व्यक्तित्व की वजह से लगभग रोने ही वाली थी। वो दोनों रूबी की दया से बहुत प्रभावित थी। रूबी ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, इसे अपने साथ जुड़ने दो। उसी समय इरा रेंगती हुई जमीन से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा क्रूर लग रहा था। फिर वो फीनिक्स छाया की ओर भागी और बोली, फीनिक्स ब्लडलाइन ने मुझे चुना है। तुम जैसी एक तुच्छ नौकरानी उसके लायक नहीं है। वो सिर्फ मेरी हैं। फीनिक्स ब्लडलाइन के साथ केवल मैं ही जुड़ सकती हूँ। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर तुरंत इरा का रास्ता रोक दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। हालांकि अमर की आंखें और हाथ उससे भी तेज थे। वो तुरंत आर्यन की ओर बढ़ा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, साथ ही युद्धराज की शक्तियों को बाहर निकाला और आर्यन की चेतना के सागर पर एक मजबूत दबाव डाला, जिससे आर्यन की गति धीमी हो गई। आर्यन के थप्पड़ को चकमा देते हुए इरा के शरीर से भी युद्धराज की शक्तियां बाहर निकली। गुस्से में आकर उसने अपनी कमर से स्वॉर्ड निकाली और सीधे आर्यन की भौहों के बीच में हमला किया। मर जाओ। यह सब बहुत तेजी से हुआ था। इसके अलावा अमर ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड से आर्यन पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। आर्यन को गुस्सा आ गया। उनकी शक्तियों के दबाव ने उसे परेशान कर दिया था। रूबी घबराहट में चिल्लाई, यंग मास्टर, सावधान रहें। उसी समय उसकी आध्यात्मिक भावना हिल गई और फीनिक्स की छाया एक जोरदार चिंगाड़ के साथ तुरंत उसके शरीर में घुस गई। अचानक रूबी का शरीर हवा में उड़ गया। उसका शरीर एक शक्तियों से भरी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में लिपट चुका था। वो रोशनी बेहद चमकीली थी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती रही और रूबी के काले बाल इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों में बदलते रहे। साथ ही सतरंगी रंग के एक जोड़ी पंख उसकी पीठ पर दिखाई दी। फिर फिनिक्स की एक और जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी और एक झटके के साथ रोशनी की शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। फीनिक्स निर्वाणा। यह निर्वाणा फ्लेम्स की रोशनी है। यह फीनिक्स निर्वाणा का पुनर्जन्म है। वो फीनिक्स ब्लडलाइन जागृत कर रही है। हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था। भले ही ये एक डिवाइन स्टेज ब्लडलाइन थी, लेकिन फिर भी इसे प्राप्त करने पर इस तरह की रोशनी बाहर नहीं निकलती थी। यह रोशनी निर्वाणा फ्लेम्स की थी, जिन्हें बहुत पवित्र और दुर्लभ माना जाता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रूबी असल में कौन थी। कैसे एक फिनिक्स ब्लडलाइन उसे अपने स्वामी के रूप में चुन सकती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो कैसे एक ब्लडलाइन को जागृत करने पर पवित्र निर्वाणा फ्लेम्स को निकालने में सक्षम थी। यह फीनिक्स लॉर्ड के पुनर्जन्म के संकेत थे। अभी जो कुछ हुआ उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था और वहां मौजूद कोई भी उन्हें समझा नहीं सकता था। आर्यन की नजरों में रूबी एक एंजल थी। उसी समय रूबी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो दूध जैसी एक सफेद रोशनी से ऊपर से लेकर नीचे तक ढक गई। फिर सफेद रोशनी से ढकी रूबी हॉल की छत को तोड़ते हुए ऊपर अंधेरे आकाश की ओर चली गई। उस वक्त सभी के लिए समय रुक सा गया था। उनकी आंखें सफेद रोशनी की चकाचौंध से धुंधली पड़ चुकी थी, क्योंकि रूबी आसमान में एक सफेद तारे की तरह टिमटिमाते हुए गायब हो गई थी। यह सब बहुत अजीब था। कुछ देर बाद आकाश और धरती हिला देने वाली एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि स्वर्ग गुस्से में गरज रहा था और नरक की आग भड़क चुकी थी। इसने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। इस तेज आवाज के बाद आसमान से एक आकृति नीचे उतरी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह 7 रंग की रोशनी से लिपटे हुए थे
उसकी पोशाक एक बतख जैसी शुद्ध सफेद थी और उसकी भौहों के बीच एक हीरे के आकार की क्रिस्टल जैसी वस्तु जुड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर एक दिव्य आभा का उत्सर्जन कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। वो एक सच्ची दिव्य एंजल की तरह थी। दुनिया की हर चीज उसके सामने हीन महसूस करती, क्योंकि वो 9 स्वर्गों के ऊपर से आई एक फीनिक्स एंजल थी। उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ था। रूबी मुस्कुराते हुए सीधे आर्यन के सामने उतरी, लेकिन जब उसने इरा और अमर की सामने से आती स्वॉर्ड को देखा तो उसकी भौहें कस गई। अचानक उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली, जिसने दोनों स्वॉर्ड्स को बीच हवा में रोक दिया। इसके अलावा अमर और इरा के चेहरे अतुलनीय रूप से पीले थे, जो रूबी के शरीर से निकलने वाली शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर रूबी एक कदम आगे बढ़ी और इरा के सामने चली गई। उसने अपनी 2 उंगलियों की मदद से सीधे स्वॉर्ड तोड़ दी और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इरा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। स्टार्क! इरा के चेहरे पर एक थप्पड़ लगा और रूबी ने गुस्से में कहा, यंग मास्टर तुम्हें पसंद नहीं करते। स्टार्क! बहन मेघा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टार्क! बहन वर्षा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टार्क! बहन तारा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टार्क! बड़ी बहन छाया तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टार्क! बड़ी बहन वाणी तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टार्क! रूबी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। हम्फ! रूबी जब इरा को मार रही थी तो हर कोई हैरान था और उनका मुंह फटा हुआ था और जबड़ा नीचे लटक चुका था। वो सांस लेना भी भूल गए। यहाँ तक कि आर्यन भी सदमे में था। वो हमेशा सोचता था कि थप्पड़ मारने के मामले में वो माहिर था, लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट चुका था, क्योंकि रूबी की तुलना में वो कुछ भी नहीं था। इरा को थप्पड़ मारने से जब रूबी का पेट भर गया तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम यंग मास्टर को फिर से धमकाने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगी। हम्फ! फिर रूबी ने अपनी शक्तियां वापस ले ली और विजय के पास जाते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे एक छोटी लड़की जिसने कुछ गलत किया था। फिर नीची आवाज में बोली, यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी मंगेतर को नहीं मारना चाहिए था। यह मेरी गलती है, लेकिन मैं उस वक्त खुद को रोक नहीं पाई थी। आप मुझे सजा दे सकते हैं। उसका कुछ देर पहले का क्रूर स्वभाव अब एक फूल की तरह कोमल था, मानो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। आर्यन के प्रति उसके इस स्वभाव से वहां मौजूद लोगों को इतनी जलन होने लगी कि वो लगभग खून की उल्टी करना चाहते थे। यहाँ तक कि मेघा, वर्षा और तारा भी बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी एक उंगली से रूबी की ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाया और कहा, पागल लड़की, तुम क्या कह रही हो? पर तुमने गलती तो की है, ये बहुत खतरनाक था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ओह! रूबी ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया और धीमी आवाज में कहा, फिर आप मुझे पीछे थप्पड़ मार सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो घूम गई और अपना नितंब आर्यन की ओर कर दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़के ने तो लगभग मुंह से खून की उल्टी कर दी और कई लोगों की नाक से खून बह रहा था। मुझे लगता है कि मैं जल्द मरने वाला हूँ। यार, उसके पास पहले से ही स्वर्ग संप्रदाय की 3 क्रूर और शक्तिशाली लड़कियां कम थी कि जो अब एक फिनिक्स एंजल भी उसके पास चली गई। धिक्कार है मेरी इस बेकार जिंदगी पर। मैं अब और जीना नहीं चाहता। मैं भी और जीना नहीं चाहता। आर्यन की तुलना में मेरा जीवन एक कुत्ते से भी बदतर है। मैं घर जाना चाहता हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है और मुझे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अनगिनत लड़कों के दिल टूट गए थे। आर्यन की तुलना में वो विशाल आसमान से पिछड़े हुए उन बादलों की तरह थे जो सिर्फ गर्जना जानते थे, बरसना नहीं। या फिर कह सकते हैं कि उस कुत्ते की तरह थे जो भौंकना तो जानता है, काटना नहीं। इससे उनके गुरूर को गहरी चोट पहुंची थी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, आज मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहता, तो तुम्हें सजा के रूप में मुझे चूमना होगा। वो रूबी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और आर्यन के गाल को चूम लिया और शर्माते हुए पीछे हट गई। इस वक्त उसके गाल सेब की तरह लाल थे। उसकी सुंदर आंखें, प्यारे स्वभाव और इस मीठे एहसास ने आर्यन की दिल की धड़कनें तेज कर दी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका दम घुट रहा था। दूसरी तरफ इस दृश्य से सबको लगा जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो।
वो फटी हुई आंखों से यह सब देख रहे थे। मैं वास्तव में अब और जीना नहीं चाहता। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं और जीना नहीं चाहता। आर्यन बहुत सुंदर और कोमल है। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वो मेरे नितंब पर थप्पड़ मारे। हॉल में खड़े सभी लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। इस चुंबन ने लड़कों के दिलों में लगी आग को और ज्यादा भड़का दिया था, जबकि लड़कियां आर्यन की ओर मोहित हो गई थी। तारा तुरंत कूदते हुए उनके पास आई और आर्यन से बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए रूबी दे दो। आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही उसने जोर से रूबी के चेहरे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रूबी, तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि तुम जैसा धरती पर कोई और नहीं है। हाँ, मैं बहुत पहले से उस फूहड़ इरा का मुंह फाड़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दर्जन भर थप्पड़ और भी ज्यादा अच्छे थे। अब से तुम मेरी आदर्श हो। हाँ। हर बार जब वो इरा को देखती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो दुखी महसूस करती थी। हर बार वो मार मार कर उसका सिर फोड़ना चाहती थी, हालांकि वो कभी ऐसा नहीं कर पाई थी। अब जब रूबी ने उसकी दिल की चाहत पूरी कर दी थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। मेघा और वर्षा भी वास्तव में खुश थी, लेकिन उन्होंने तारा की तरह अपनी खुशी नहीं दिखाई। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी। ये कुछ थप्पड़ बहुत संतोषजनक थे। अब तक इरा को भी होश आ चुका था। उसके गाल सूजे हुए और बैंगनी रंग के थे और उसके बाल पागलों की तरह उलझ गए। वो पूरी तरह से एक पागल औरत की तरह लग रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अमर अचानक चिल्लाया, इरा, बस बहुत हुआ, तुमने काफी परेशानी पैदा कर ली है। उसके हाव भाव तुरंत बदल गए थे जब उसने यह सब देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन के पास एक फिनिक्स ब्लड लाइन होगी, और इससे भी ज्यादा उसने कभी नहीं सोचा था कि फिनिक्स वास्तव में रूबी को अपने मालिक के रूप में चुनेगी। वास्तव में रूबी की पहचान क्या थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इरा के मुताबिक उसे वजरनाथ सिंह द्वारा कहीं से उठाकर लाया गया था, लेकिन अब उसे उसकी पहचान के बारे में संदेह हो रहा था। अचानक रूबी की पहचान बहुत रहस्यमय बन गई थी। वो शायद पूरे तरंग महाद्वीप में एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसे फिनिक्स ने खुद के स्वामी के रूप में चुना हो। यह बात बहुत अटपटी थी। इसके अलावा अब जो उसके पास शक्तियां थी, भले ही वो एक लेवल 9 का युद्धराज था, फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कोई मौका ही नहीं था। जब उसने इरा को थप्पड़ मारे थे, पता नहीं अचानक उसकी सभी शक्तियां दब गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। 1 मिनट से भी कम समय में रूबी एक नौकर नहीं रह गई थी, बल्कि एक फिनिक्स एंजल बन चुकी थी। एक ऐसा अस्तित्व जो पूरे तरंग महाद्वीप पर शक्तिशाली था। इस तरह के अस्तित्व के साथ सिंह परिवार की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि खुद सम्राट महिपाल भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकता था। सम्राट महिपाल ने जब ये देखा था तो उसका शरीर कांप उठा था। कम से कम अभी के लिए वो उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कम से कम वो रत्नसिंह के जीतने से पहले तो उन्हें कुछ नहीं कहने वाला था। दूसरी तरफ इरा कांप उठी जब उसने महसूस किया कि अमर की आवाज में एक दबाव था। वो अब अपनी पूरी इज्जत खो चुकी थी। उसकी इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं थी। उसे कई बार थप्पड़ मारा गया था, और वो भी एक नीच नौकर द्वारा, जिसे वो हमेशा नीचा देखती थी। लेकिन अचानक वो एक पल में एक नौकर से एक फिनिक्स एंजल बन चुकी थी। बस यही पहचान उसे पीछे छोड़ने के लिए काफी थी। सम्राट महिपाल रूबी के पास और कहा, रूबी, आज से तुम्हें फीनिक्स राजकुमारी के रूप में जाना जाएगा। इस उपाधि के साथ तुम कभी भी बिना किसी रोक टोक के शाही महल में आ सकती हो और बाहर निकल सकती हो, और अब से तुम शाही महल को अपना घर मान सकती हो। उसका लहजा सम्मानपूर्वक था। रूबी ने आर्यन की ओर देखा, जैसे उसकी राय जानना चाहती हो, तो इस पर आर्यन ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद महामहिम, रूबी ने सिर झुकाकर कहा। महिपाल ने अपनी आंखों के कोने से आर्यन को देखा तो उसका दिल कांप उठा। रूबी के उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि आर्यन ने अपना सिर हिलाकर सहमति दी थी, वरना वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा भी सकती थी। उसी समय आर्यन मुस्कुराते हुए इरा के पास गया और उससे पूछा,
राजकुमारी इरा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या रूबी योग्य है? इरा का चेहरा हिल गया, उसकी आंखें खून से भर गईं। वो आर्यन पर झपट्टा मारने और उसे कच्चा खा जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। तभी तारा भी उसके पास आई और पूछा, क्या तुम्हारे पास अब कोई योग्यता है? वर्षा ने भी उनका पीछा किया और कहा, क्या तुम्हारे पास अब योग्यता है? दूसरी ओर मेघा ने एक गंभीर वार किया और महिपाल से कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। शायद उसके दिमाग में कोई समस्या है। अगर उसने शाही भोज के दौरान किसी पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मेरा सुझाव है कि एक पागल को यहाँ से निकाल देना चाहिए। सही सही सही, उसे निकाल देना चाहिए, तारा ने तुरंत उसकी बात को दोहराते हुए कहा। हाँ, इस तरह के पागल लोगों का दिमाग कभी भी घूम सकता है, तो इससे पहले कि वो किसी को काटे या फिर घायल करे, हमें उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस तरह एक पागल कुत्ते के काटने से इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, उसी तरह एक पागल इंसान से भी खतरा है, वर्षा ने आग में घी डालते हुए कहा। इससे इरा को इतना गुस्सा आ गया कि उसके कानों से लगभग धुआं निकलने लगा था और वो लगातार खून की घूंट पी रही थी। रूबी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वो पसंद नहीं है। उसी समय अमर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, महामहिम, इरा कुछ दिन से अच्छे से नहीं सोई थी, तो शायद वो थोड़ी थकान महसूस कर रही है। मैं अभी उसका मुंह धुलवा कर लाता हूँ, तब तक आप लोग ग्रेट हॉल में जा सकते हैं। हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके पीछे आ जाएंगे। अमर की पहचान अलग थी, सम्राट महिपाल भी उसको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे भी इरा के शाही भोज में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये भोज विशेष रूप से आर्यन के लिए बनाया गया था। इसके अलावा बाहर शहर में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। शायद रत्न सिंह ने अभी तक सिंह परिवार पर हमला नहीं किया था। इस समय उन्हें इरा को रोकने पर नहीं बल्कि आर्यन को रोकने पर ध्यान देना था, ताकि रत्न सिंह अपना काम आराम से कर सकें। महिपाल ने तुरंत कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वक्त आ गया है, सभी मुख्य हॉल में प्रवेश करें। अमर ने इरा को सहारा दिया और धीरे से कहा, अगर तुम बदला लेना चाहती हो और आर्यन को अपने पैरों तले रौंदना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां कांप जाएंगी। फिर तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर उसने उसे कंधों से पकड़कर सहारा दिया और वहां से बाहर ले गया। जाते हुए अमर ने आर्यन की पीठ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आर्यन, यह केवल शुरुआत है, बस रुको। दूसरी ओर रत्नसिंह का महल रोशनी से जगमगा रहा था। रत्नसिंह सेना के 8 सेनापति आंगन में खड़े थे और रत्नसिंह की ओर देख रहे थे। रत्नसिंह की आंखों में बर्फ की तरह ठंडी चमक थी और उसने गंभीरता से कहा, शाही भोज शुरू हो गया है, समय आ गया है, चलो चलते हैं। इस बार हमें सिंह परिवार को उखाड़ फेंकना होगा। हाँ, 8 लोग एक स्वर में चिल्लाने लगे। इसके तुरंत बाद रत्नसिंह ने काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा और धीरे से कहा, गुरुजी, अगर मैं आज सफल हुआ तो मैं भविष्य में फायर ग्लास शहर के राज सिंहासन पर बैठूंगा और आपको सर्वोच्च महान गुरु की उपाधि प्रदान करूंगा। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रत्नसिंह ने कहा, धन्यवाद गुरुजी। फिर उसने 8 सेनापतियों की ओर देखा, उन्हें इशारा कर दो। कुछ देर बाद फायर ग्लास शहर में एक आकाश भेदी रोशनी की आवाज गूंजी। उसी समय श्रीधर प्रजापति के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गया और कहा, पिताजी, रत्नसिंह ने अपना पहला कदम उठा लिया है। हम श्रीधर प्रजापति के पिता यानी कि रजत के दादाजी रुद्रेज प्रजापति ने सिर हिलाया। वो कई सालों से एकांत में शक्तियों की ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि आज एक बड़ा दिन था तो वो बाहर आ चुके थे। फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। यह पिछले कुछ 1000 वर्षों में सिंह परिवार का सबसे कमजोर समय है। हमें उसे एक ही प्रहार से मारना होगा ताकि वो फिर कभी उठ ना सके। आज रात तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। हमें उस सिंह परिवार को बिल्कुल खत्म करना है।
हालांकि हमारी प्रजापति सेना को अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। रत्नसिंह सेना को इस बार निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय हम बाकी सभी से लड़ेंगे और फायर ग्लास शहर पर कब्जा करेंगे। श्रीधर प्रजापति ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है, आप चिंता ना करें पिताजी। रुद्रेश प्रजापति ने सिर हिलाया। ठीक है। श्रीधर प्रजापति ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मैं आ रहा हूं वज्रनाथ सिंह, आज मैं तुम्हें नीचे गिराने जा रहा हूं। फिर उसने आदेश दिया, इशारा कर दो। अगले ही पल बूम प्रजापति महल के ऊपर रोशनी के एक धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। नारद ब्रह्मा ने उत्साह से हंसते हुए कहा, उन लोगों ने अपना पहला कदम उठा लिया है। श्रीधर प्रजापति और रत्नसिंह दोनों ने हमले की तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, अब हमें भी अपना कदम उठाना होगा। पिताजी, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 3 दिनों के भीतर हमारे 80,000 सैनिक फायर ग्लास शहर में प्रवेश करेंगे। उस समय नारद ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और बुरी तरह से हंसने लगा। नारद ब्रह्मा के पिताजी चंद्र ब्रह्मा भी एकांत से बाहर आ चुके थे और उन्होंने एक संतोषजनक भाव के साथ कहा, बहुत अच्छे, ये हमारे ब्रह्मा परिवार के लिए एक सुनहरा मौका है। एक बार जब सिंह परिवार बर्बाद हो जाएगा तो बाकी दोनों परिवार कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय हम शाही परिवार से हाथ मिलाकर उन दोनों को भी खत्म कर देंगे। फिर हम शाही परिवार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हा 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 हा। अपने पिताजी के साथ नारद ब्रह्मा भी हंसने लगा और फिर तुरंत कहा, इशारा कर दो। तीनों स्तंभों के अपने अपने लक्ष्य थे। हालांकि आज रात उनका लक्ष्य बेहद एकीकृत था, रत्नसिंह के साथ पूरी तरह से सहयोग करना और हजारों सालों से फायर ग्लास शहर में फंसी हुई कील को बाहर निकालना। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उन्हें सिंह परिवार को इस दुनिया से गायब करना था। सिंह परिवार। नंदीश भागते हुए वज्रनाथ सिंह के आंगन में पहुंचा और कहा, पिताजी, उन्होंने अपना पहला कदम उठा लिया है। वज्रनाथ सिंह ने शाही महल की दिशा में देखा और कहा, क्या आर्यन सही सलामत होगा? मुझे लगता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसे आर्यन की फिक्र हो रही थी। अभी शाही महल की दिशा से एक सफेद रोशनी ने पूरे फायर ग्लास शहर को हिलाकर रख दिया था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या था। उसे भी नहीं पता था कि यह आखिर क्या था, इसलिए उसे और ज्यादा फिक्र हो रही थी। सम्राट महिपाल ऊपर से जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। उसने कुछ दिन पहले ही सभी शाही रक्षकों को वापस बुला लिया था। इससे भी अधिक, शाही परिवार अलग अलग महलों की ताकत में बंटा हुआ था, जिन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि तीनों स्तंभ साथ में मिलकर भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से महिपाल कोई नहीं जानता था कि उसकी शक्तियाँ किस स्तर तक पहुँच गई थी। यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। नंदीश ने कहा, पिताजी, चिंता मत करो, आर्यन खुद से अपनी देखभाल कर सकता है और वैसे भी शाही महल में हमारे बहुत से लोग हैं, तो आर्यन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वज्रनाथ सिंह ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और कहा, अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो चाहे हम मरे या जीवित रहे, यह सब आज रात की लड़ाई पर निर्भर करता है। नंदिश, आज रात हमें इस लड़ाई को जल्द खत्म करना होगा और जितनी जल्दी हो सके आर्यन की मदद के लिए शाही महल में जाना होगा। इस जगह की तुलना में शाही महल और भी खतरनाक है। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर गंभीर भाव थे। नंदीश ने तुरंत जवाब दिया, जी पिताजी। पहाड़ के पीछे एक छोटे से आंगन में वाणी ने रात के अंधेरे आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, आर्यन भाई, हम तैयार है, आप ठीक तो हैं ना? स्नो व्हाइट भी उसकी बगल में बैठा था। चिंता मत करो, मास्टर का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। वैसे भी आइस फायर उनके साथ हैं। अगर वो मास्टर की रक्षा नहीं कर सका तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। छाया भी अंधेरे से बाहर निकली और कहा, यंग मास्टर ठीक होंगे। आर्यन को लेकर कई लोग चिंतित थे। सिंह परिवार की सेना भी चिंतित थी। दूसरी तरफ शाही महल में एक नौकर भागते हुए आया और महिपाल के कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर महिपाल का चेहरा भावहीन हो गया और उसने कहा, ठीक है। उसने उत्साह से अपने मन में सोचा, सिंह परिवार की तबाही शुरू होने वाली है।
अरे वाह, चाहे कुछ भी हो, तीनों स्तंभ, रत्नसिंह और शाही परिवार के बीच इस खूनी खेल में सबसे ज्यादा मेरा फायदा होगा। इस बीच मैं आज आर्यन से ड्रैगन स्लेयर के अधूरे हिस्से को ले लूंगा, फिर मैं ड्रैगन स्लेयर के रहस्यों को समझ पाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो। इस बारे में सोचते हुए महिपाल की खुशी समाये नहीं समा रही थी। अपनी आंखों के ठीक सामने आर्यन को देख उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। हालांकि आर्यन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बेपरवाह होकर मांस के बड़े टुकड़े खा रहा था और कटोरे से भर भर कर शराब पी रहा था। कुछ लोगों की नजरें उसे बुरी तरह से घूर रही थी, लेकिन उसे उनमें से किसी की कोई परवाह नहीं थी। हम महिपाल ने उसके बेपरवाह अंदाज को देखते हुए अपने दिल में हंसते हुए कहा, आर्यन, ओह आर्यन, आज रात के बाद इस दुनिया में कोई सिंह परिवार नहीं होगा। हा हा हा, और तुम बस शराब पीते रहना। हा हा हा। यंग मास्टर, धीरे धीरे खाओ। आर्यन, क्या तुमने सालों से खाना नहीं खाया है? क्या आप धीरे धीरे नहीं खा सकते? तीनों लड़कियों ने आर्यन की ओर देखा। रूबी आर्यन को खाना परोस रही थी, जबकि तारा, मेघा और वर्षा उसे देखकर उलझन में थी और उसे ज्यादा खाने के लिए मना कर रही थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे ये बहुत स्वादिष्ट है, सच में शाही महल का खाना लाजवाब है। मेरी तो इसे देखने भर से ही भूख बढ़ गई। बस मुझे खाने दो। रजत प्रजापति ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। वो सिर्फ एक कचरे का ढेर हैं। हेमंत ने भी हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि सड़क के भिखारी भी इस तरह नहीं खाते। अचानक आर्यन ने कुछ कहा और सभी लोग उसे देखने लगे। महिपाल भी एक पल के लिए चौंक गया था और पूछा, क्या शुरू करें? आर्यन ने कहा, एक युद्ध कला प्रतियोगिता। क्या शाही भोज फायर ग्लास शहर की युवा पीढ़ी के लिए एक युद्ध कला प्रतियोगिता नहीं है? अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और शुरू करो, वरना मुझे घर जाना होगा। मेरे पास और भी जरूरी काम है। फिर आर्यन ने अपनी बाजू पोंछी, अपने मुंह पर लगी गंदगी पोंछी और आगे कहा, यहाँ सभी लोग शाही भोज में नहीं बल्कि युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। सभी को स्वर्ग संप्रदाय का शिष्य बैच चाहिए, तो फिर वक्त क्यों बर्बाद करना, जल्दी से इसे शुरू करो। शाही भोज का मतलब है कि सबसे पहले अच्छा खान पान करना, फिर आपस में संवाद करना और एक दूसरे की झूठी तारीफें करना। अंत में एक युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले को सम्राट से पुरस्कार मिलता था। आर्यन ने सीधे उन सभी बकवास चीजों को नजरअंदाज कर दिया। उसके पास दूसरों की डींग मारने की बातें सुनने का वक्त नहीं था। वो एक घमंडी व्यक्ति था और उसे सरल और असभ्य खेल खेलना पसंद नहीं था। महिपाल ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में सोचा, आर्यन, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ तो गए, लेकिन बिना मेरी मर्जी के यहाँ से जा नहीं पाओगे। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि तीनों स्तंभ और रत्नसिंह सिंह परिवार को खत्म ना कर दे। हालांकि आज रात तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी तो यहाँ से सिर्फ लाश जाएगी। हाँ हाँ हाँ। फिर महिपाल ने कहा, अमर और इरा अभी तक यहाँ नहीं हैं, आइए पहले उनका इंतजार करें। इसके अलावा मुझे भी कुछ घोषणा करनी है। जब हर कोई यहाँ होगा तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। आर्यन फिर बैठ गया और बोला, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ पवित्र चाय है? महिपाल ने अरुण की ओर देखा और कहा, आर्यन के लिए पवित्र चाय परोसो। अरुण ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है महामहिम, फिर हॉल से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों के बाद वो खुद आर्यन के लिए पवित्र चाय का एक घड़ा लाया और जैसे ही उसने आर्यन के लिए पवित्र चाय परोसी, उसने धीमी आवाज में कहा, तीन स्तंभ पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं, हमारी सिंह सेना भी तैयार है। इतना बोलने के बाद वो चुपचाप बगल में पीछे हट गया। आर्यन के चेहरे पर अभी भी पहले की तरह शांत भाव था और उसने अपने दिल में सोचा, तीन स्तंभ है, आज रात तुम लोगों पर कयामत टूटने वाली है। प्रतियोगिता में भाग लेने की जल्दबाजी का कारण यह नहीं था कि वो सिंह परिवार में जल्द से जल्द लौटना चाहता था, बल्कि यह था कि वो जल्द से जल्द अपने मिशन को पूरा करना चाहता था, क्योंकि इस तरह वो ड्रैगन ब्लेड के अधूरे हिस्से को ढूंढ सकता था। आज रात उसे ड्रैगन ब्लेड का शेष आधा हिस्सा किसी भी हालत में ढूंढना था। समय लगभग खत्म हो चुका था। अगर उसने इसे पूरा नहीं किया तो इस मिशन का समय खत्म हो जाएगा। ड्रैगन ब्लेड, तुम कहाँ हो? आर्यन अपने दिल में फुसफुसाया।
सबसे पहले वो महिपाल को मारने के लिए स्ट्राइकिंग मूल्य का उपयोग करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसके मरने पर सिस्टम से ड्रैगन ब्लेड का अधूरा हिस्सा मिल सकता था या नहीं। लेकिन अब वो उसका उपयोग एक मुर्गी को मारने और रूबी को ब्लड लाइन देने के लिए कर चुका था। उसे फिर से स्ट्राइकिंग मूल्य को भरने के लिए लगातार कम से कम 10 लोगों को मारना होगा। अचानक हॉल में आवाज गूंजी, राजकुमारी इरा वापस आ गई हैं। अमर भी आ गया है। जैसे ही दोनों आवाज फीकी पड़ी, आर्यन के मुंह पर एक मुस्कान फैल गई और वो अमर को देखकर हंसने लगा। ओह, तो दोनों पागल आ गए हैं। अमर के चेहरे का भाव बदल गया और उसने आर्यन की ओर गुस्से में देखा। हालांकि केवल घूरने के उसने कुछ नहीं कहा। इरा भी गुस्से में थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बर्फ की तरह ठंडा भाव था और उसकी आंखों में हत्या के ठंडे इरादे का संकेत था। अपनी आंखों के कोने से उसने तिरस्कार के साथ आर्यन को देखा। फिर हॉल के केंद्र में चलते हुए उसने सीधे महिपाल से कहा, महामहिम, मैं भी आर्यन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हर कोई यहाँ स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य बैच के लिए आया है, तो हम सीधे प्रतियोगिता क्यों नहीं शुरू करते? आर्यन ने हंसते हुए कहा, भाभी पत्नी, आपने जो कहा वो सही है। यह अच्छी बात है कि एक पति जैसा करता है, एक पत्नी भी वैसा ही करती है। अगर हमेशा ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता, है ना? इरा ने बिना आर्यन की ओर देखे उसे नजरअंदाज किया और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, शाही भोज को सिर्फ इसलिए आयोजित किया जाता है कि ताकि पूरे फायर ग्लास शहर की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग इसमें भाग ले सकें, ना कि किसी कुत्ते बिल्ली के लिए। भाड़ में जाओ। क्या हम यहाँ फिर से योग्यता के बारे में बात करने वाले हैं? आर्यन ने भी तिरस्कार के साथ कहा, लगता है कि उन दर्जन भर थप्पड़ों का कुछ असर नहीं हुआ। शायद अब तुम्हारे दूसरे गाल में भी खुजली मच रही है ना? रूबी ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, यंग मास्टर, आप बस कहो। इरा का शरीर कांप उठा। वो उन दर्जन भर थप्पड़ों को कभी नहीं भूलेगी और बोली, महामहिम, मेरा सुझाव है कि केवल युद्धराज स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को ही इसमें भाग लेने दिया जाए, क्योंकि जो लोग युद्धराज स्तर पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें इसमें भाग लेने से खतरा हो सकता है। तो बेहतर होगा कि एरिना में मरने से पहले ही उनको बाहर कर दिया जाए। फिर अमर ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर कहा, इरा की बात सही है। जो लोग युद्धराज नहीं है वो एरिना में बाकी युद्धराज स्तर के योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। वैसे भी यहाँ सभी लोग बड़े घरानों से हैं, उनका घायल होना या मरना ठीक बात नहीं है। रजत ने भी उनका साथ देते हुए कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। शाही भोज में भाग लेने के लिए लोगों का शक्तिशाली होना जरूरी है, वरना वो लोग एरिना में एक कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। हेवंत ने भी कहा, मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य लोग खड़े हुए और कहा, हम भी सहमत हैं। हॉल में मौजूद लोगों में से 2/3 लोग खड़े हो गए, जबकि अन्य 1/3 लोग आर्यन की तरह थे, जो युद्धराज स्तर तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि अन्य 1/3 लोगों में से भी कई लोग खड़े हो गए और कहा, मैं यहाँ केवल शाही भोज का आनंद लेने आया था। जहाँ तक प्रतियोगिता की बात है, मैं भाग लेने से पहले ही हार मान लूंगा। आज रात क्या होगा वो सभी अपने दिल में जानते थे। महल के बाहर सिंह परिवार का पक्ष पहले से ही एक युद्ध के मैदान में बदल गया था। यहाँ आने से पहले उन्हें उनके पिताओं द्वारा कई बार इरा, हेवंत, रजत और बाकी लोगों के पक्ष में खड़े रहने की याद दिलाई गई थी। आर्यन के पक्ष में रहने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। सबसे जरूरी बात कतार में खड़ा होना था। दाहिनी ओर खड़े रहने से उनके परिवारों को कुछ और दशकों तक जीने का मौका मिल सकता था और बाहिनी ओर खड़े रहने से परिवार का नामो निशान भी मिट सकता था। उसी समय एक लड़का खड़ा हुआ और आगे आते हुए बोला, मैं सहमत नहीं हूँ। शाही भोज पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया है। सबसे जरूरी बात संवाद करना है, न कि एक सीमा निर्धारित करना। अगर मेरी माने तो हमें इसे पूरे फायर ग्लास राजवंश में फैलाना चाहिए, ताकि सभी युवा प्रतिभाएं भाग ले सकें। तभी इरा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और ठंडे लहजे में बोली, विहान, तुम सिर्फ दूसरे दर्जे के तुच्छ परिवार के बेटे हो, तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर खोलनी चाहिए। विहान ने उसकी बातों की ज्यादा परवाह नहीं की और कहा,
महामहिम, मेरी शक्तियां लेवल 2 युद्धराज की हैं। मैं फिर भी राजकुमारी इरा की बात से सहमत नहीं हूँ। इसके अलावा उनकी बातों का निशाना सीधे यंग मास्टर आर्यन की ओर है। एक व्यक्ति विशेष की वजह से यह लोग पूर्वजों के इस रिवाज का मजाक बना रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस तरह के षड्यंत्रकारी तरीके से नहीं जुड़ सकता, और न ही मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो पूर्वजों की इज्जत नहीं करना जानते। इसके बाद विहान आर्यन के पास गया और कहा, यंग मास्टर आर्यन, मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं करता तो मैं खुले तौर पर कहूँगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। आर्यन वास्तव में इस विहान नाम के लड़के से काफी प्रभावित हुआ। जब इरा ने यह देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आज तुमने जो कहा है उस पर तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजकुमारी इरा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, विहान ने गंभीर लहजे में कहा। आर्यन ने विहान का कंधा थपथपाया और महिपाल की ओर देखते हुए बोला, महामहिम, उसने जो कहा उसके अनुसार केवल युद्धराज ही भाग लेने के योग्य है ना? आर्यन के इस सवाल पर महिपाल की भौहें सिकुड़ गई। तो फिर तुम उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो बस इस बात से परेशान था कि कहीं आर्यन वापस ना चला जाए, इससे उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन अगले कुछ मिनटों में अपना स्तर बढ़ा पाएगा? अभी वो लेवल 9 युद्धात्मा स्तर पर था, इसलिए उसका सीधे एक युद्धराज बनना बेहद मुश्किल था। अगर वो इस तरह के बड़े स्तर में पहुंचना चाहता था तो उसे कई महीनों या फिर कई सालों तक लगातार ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी। अगर इस तथ्य को हटा भी दिया जाए तो भी वो सिंह परिवार का एक सदस्य था जिसके पास शून्य ड्रैगन ब्लड था। उसके लिए अचानक एक युद्धराज बन जाना असंभव ही नहीं, असंभव से भी परे की चीज थी। इरा ने मजाक उड़ाया, कौन नहीं जानता कि तुम सिर्फ एक शून्य ड्रैगन ब्लड वाले कचरे हो? फिर तुम क्यों सबका समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम उस लायक नहीं हो तो बस नहीं हो, फिर तुम इसे मान क्यों नहीं लेते? हालांकि अगर तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगते हो तो शायद हम तुम्हें भाग लेने दे सकते हैं। इरा अपने आप से बहुत खुश थी। श्रेष्ठता की वो अभिमानी भावना उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। वास्तव में उसे आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं था। रूबी यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। इरा, क्या तुम मरना चाहती हो? वो तेजी से आगे बढ़ने ही वाली थी। हालांकि आर्यन ने उसे वापस खींचा और कहा, रूबी गुस्सा मत हो, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता की भावना दिखाना पसंद करते हैं। अगर वो दिखावा करना पसंद करती है तो उसे दिखावा करने दो। एक समय ऐसा आएगा जब वो जमीन पर घुटने टेक देगी। इरा की आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाई, अगर तुम्हारे पास योग्यता नहीं है तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दिमाग के माध्यम से उसने स्नो व्हाइट से कहा, उन सभी लोगों को मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। स्नो व्हाइट को अचानक आर्यन का आदेश मिला और वो और भी क्रूर हो गया, फिर और भी तेजी से लगातार हत्या करने लगा। शुरू से ही जब से लड़ाई शुरू हुई थी, आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। स्नो व्हाइट उसका युद्ध पेट था और उससे जुड़ा हुआ था, तो वो जो हत्या करता उससे भी उसको सिस्टम द्वारा सभी चीजें मिलती थी। स्नो व्हाइट द्वारा लगातार सैकड़ों की तादाद में लोगों के मारे जाने से आर्यन के EXP पॉइंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई थी और वो युद्धराज स्तर में पहुंचने से लगभग आधा कदम दूर था। बाहर स्नो व्हाइट भड़क उठा और एक पागल की तरह हत्या करने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियां लेवल 1 युद्धराज स्तर पर पहुंच चुकी हैं। जैसे ही सिस्टम की आवाज फीकी पड़ी, आर्यन के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजों का एक धमाका हुआ और उसके शरीर की आभा अचानक बदल गई। मूल रूप से यह केवल युद्धात्मा स्तर की आभा थी, लेकिन अब यह एक युद्धराज की आभा बन गई थी। आर्यन मुस्कुराया, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शक्तियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। इरा हंसी और बोली, हाँ हाँ हाँ, ओह आर्यन, अब बस भी करो, तुमने बस कह दिया और तुम युद्धराज बन जाओगे। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी।
मैंने कहा था कि शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ सिंह परिवार का एक सदस्य कभी युद्धराज नहीं बन सकता, फिर तुम यह सपना क्यों देख रहे हो? उसी समय महिपाल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो पहले ही युद्धराज स्तर पर पहुंच चुका है। इरा के चेहरे का रंग बदल गया और कुछ हद तक भद्दा हो गया। फिर उसने महिपाल की ओर देखा और पूछा, महामहिम, उसके लिए एक युद्धराज बनना असंभव है। अमर ने भी कहा, राजकुमारी, वास्तव में उसके शरीर से निकलने वाली आभा युद्धराज की है और अब वो एक युद्धराज बन चुका है। इरा बिना पलक झपकाए आर्यन को देखने लगी, पर वो प्यार भरी नजरों से नहीं बल्कि नफरत और गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें तो लगभग आग उगल रही थी। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, कुछ लोग सस्ते होना पसंद करते हैं। अगर आप उसकी माँ को धोखा नहीं देंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके पिता हैं। क्या इतनी योग्यता बहुत है या और भी चाहिए? वो वास्तव में दुखी था। फिर आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए महिपाल से कहा, महामहिम, चलो शुरू करते हैं। जब वो यह बोल रहा था तो उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को बुलाया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फिर वो मुस्कराया और घमंड और दबंगई लहजे में कहा, मेरी चौड़ी ब्लेड पहले से ही भूखी और प्यासी है। ड्रैगन स्लेयर को देखते हुए महिपाल की आंखें उदास हो गईं। चाहे उसने इसे कितनी भी अच्छी तरह से छुपाया हो, इस समय उसकी आंखें लालच से भर गई थीं और उसका दिल अतुलनीय खुशी से भर गया था। ड्रैगन स्लेयर का अधूरा हिस्सा। अगर यह मेरे पास आ जाता है तो मैं ड्रैगन स्लेयर के रहस्यों को जान सकता हूँ। फिर मुझे एक ड्रैगन को ढूंढकर उसे काबू करना होगा। तब मैं पूरे फायर ग्लास शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा। हा हा हा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो अब बहुत ज्यादा खुश था। उसी समय शाही महल की वेदी के नीचे एक गुप्त तहखाने में एक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और ड्रैगन स्लेयर के कांपते हुए आधे हिस्से को देखा। तुरंत उसके चेहरे पर एक खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। कितने साल हो गए हैं? हाँ हाँ हाँ, आखिरकार वो यहाँ है। शाही महल के हॉल में हर कोई डर से पीला पड़ गया था। तरंग महाद्वीप के सर्वोच्च हथियारों में से एक ड्रैगन स्लेयर को देखकर वो कांप रहे थे। आर्यन ने अपने कंधे पर जिस तरह का अहंकार छोड़ा, जिस तरह की अत्याचारी आभा छोड़ी, जिस तरह की खतरनाक शक्तियां छोड़ी, जिस चीज के सामने हर एक हथियार खुद को नीचा मानता हो, उसने उनकी दिलों की धड़कन और शरीर में कंपन बढ़ा दी थी। वो खुद पर एक दबाव महसूस कर रहे थे। यह भावना बेहद असहज थी। उसके शरीर से निकलने वाली उग्र युद्धराज की शक्तियों से कुचले जाने पर वो बेहद असहज महसूस कर रहे थे। आर्यन की ताकत शक्तिशाली थी। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा के रूप में उसका रवैया अहंकारी था, दबंग था। वो लोग उसकी योग्यता चाहते थे तो वो उन्हें योग्यता दिखाएगा, लेकिन यह मौका सिर्फ मंच पर आने वाले को धीरे धीरे मिलेगा। फिर वो उन्हें बताएगा कि योग्यता क्या होती है। उसी समय महिपाल ने कहा, चूंकि हर कोई इसे जल्दी शुरू करना चाहता है तो अब शुरू करते हैं। मंच पहले से ही मुख्य हॉल के बाहर स्थापित किया जा चुका है, पर मुझे एक बात आप लोगों से पहले ही कहनी है। मंच की प्रतियोगिता में इस बार कुछ बदलाव होगा। फिर उसने एक बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, बुजुर्ग शेषनाग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शेषनाग भी एक महल का बुजुर्ग था। हालांकि शिशुपाल का दर्जा उससे ऊंचा था, लेकिन जब से महिपाल और शिशुपाल शाही महल में आए थे तब से ही शिशुपाल कहीं गायब था। यही कारण था कि महिपाल ने उसकी जगह बुजुर्ग शेषनाग से राय ली। बुजुर्ग शेषनाग ने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर कुछ सोचा और कहा, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हमेशा एक विजेता और एक हारने वाला होता है। गलतियों से बचना मुश्किल है, इसलिए मेरा सुझाव है कि महामहिम इस बार एक द्वंद्व युद्ध करें। सबसे पहले आप इन युवा प्रतिभाओं की असली ताकत देख सकते हैं, और दूसरी बात, आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं पूरे अखाड़े को नियंत्रित करूंगा। महाराज, आप क्या सोचते हैं? महिपाल ने एक पल सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हर कोई क्या सोचता है? इरा ने सबसे पहले कहा, मैं सहमत हूँ। कुछ कचरा इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, तो उन्हें इस दुनिया से दूर कर देना चाहिए। आर्यन हंसा, तुम सच में निर्दयी हो। हालांकि मैं सहमत हूँ। वो वास्तव में चिंतित था कि वो अपने स्ट्राइकिंग मूल्य को कैसे बढ़ा पाएगा।
हालांकि अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों को मारना उसके स्ट्राइकिंग मूल्य को 100 पॉइंट्स तक बढ़ाने के लिए काफी होगा। महिपाल ने कहा, चूंकि हर कोई सहमत है तो चलो जैसा कि बुजुर्ग शेषनाग कहते हैं वैसा ही करते हैं। बुजुर्ग शेषनाग, आपको स्थिति को अच्छी तरह से देखना होगा। ये मेरे फायर ग्लास शहर के युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली योद्धा हैं जो 100 वर्षों में शायद ही कभी देखे जाते हैं, तो उनमें से किसी एक को खोना मेरे राजवंश के लिए एक नुकसान है। बुजुर्ग शेषनाग ने कहा, महामहिम चिंता मत कीजिए। फिर महिपाल ने तुरंत हंसते हुए कहा, चीजों को और जीवंत करने के लिए मेरा शाही परिवार भी भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि भेजेगा। अरे बाहर आ जाओ। हाँ महामहिम। एक युवक हॉल के पीछे से बाहर निकलकर आया। यह शिशुपाल का दूसरा बेटा मुघल था। वो आज से पहले कभी नहीं दिखाई दिया था, यहाँ तक कि महल के लोगों ने भी इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। मुघल ने एक काला कवच पहना हुआ था। कवच सभी प्रकार के काले मंत्रों से उत्कीर्ण था और उसका शरीर एक खतरनाक शक्ति से भरा हुआ था। आर्यन की भौहें हल्की सी फड़क उठी। डेविल कल्टीवेटर। जब स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने उसे देखा तो उनके चेहरे भी हैरान रह गए। तारा कुछ कहना चाहती थी पर मेघा ने उसे रोक दिया, जिसने आर्यन से धीमी आवाज में कहा, वो एक डेविल कल्टीवेटर हैं, आपको आज रात सावधान रहना चाहिए। डेविल कल्टीवेटर यानी कि मुघल की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। हालांकि स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों और आर्यन के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो एक डेविल कल्टीवेटर था। महिपाल द्वारा बांटे गए हर एक महल को शाही तबका प्राप्त था। जिस तरह रत्नसिंह की बेटी इरा को एक राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया जाता था, उसी तरह शिशुपाल का बेटा मुघल भी एक राजकुमार था। इसका मतलब था कि शाही परिवार का न केवल स्वर्ग संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था, बल्कि उनका डेविल संप्रदाय के साथ भी घनिष्ठ संबंध था। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि वो आज रात एकमात्र डेविल कल्टीवेटर ना हो। महिपाल एक बूढ़ी चालाक लोमड़ी था। सतह पर वो 4 स्तंभों के बीच विवाद में शामिल नहीं लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ उसके इशारों पर चल रहा था। उसने हमेशा शाही परिवार को वाद विवाद से बाहर रखा था। वो फसल पकने के बाद उसे काटकर खाने वालों में से था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज रात शहर के बाहर क्या हो रहा था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आज रात उसका लक्ष्य केवल आर्यन था। उसके कंधे पर ड्रैगन स्लेयर था। मुघल, सभी का अभिवादन करो, महिपाल ने कहा। मुघल, जो धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़ रहा था, ने सभी को देखा और हंसते हुए कहा, मरने वाले लोगों का अभिवादन करने का क्या फायदा। इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती, उसने अपना पैर पटका और अचानक उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। पलक झपकते ही उसकी गति बहुत तेज हो गई। क्या अद्भुत गति है यार, मैंने तो सुना था कि वो अपने जन्म के दिन से ही गायब हो गया था। तो वो गुप्त रूप से ट्रेनिंग करने के लिए छिप गया था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक है। आखिर उसकी शक्तियां किस स्तर तक पहुंच गई है। हर किसी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वो मुघल के शरीर से निकलने वाली शक्तियों से असहज महसूस कर रहे थे और साथ ही थोड़ा नाखुश भी थे। जब वो सभी लोग हैरान थे, अचानक मुख्य हॉल के बीच एरिना के ऊपर शक्तियों की कई काली परतें बनने लगी और उन परतों से एक आकृति बनी जो सीधे एरिना में उतरी। फिर उसने अपनी आंखें उठाकर सभी को देखा और एक गहरी ठंडी में आवाज में कहा, सबसे पहले कौन मरेगा। यह मुघल था। उसकी घमंड से भरी आवाज सुनकर किसी ने कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इतना घमंड करना ठीक नहीं है। एक सफेद कपड़ों वाले लड़के ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और सभी के बीच से निकलकर आगे आया। फिर उसने अपना पैर पटका और बिजली की रफ्तार से एरिना की ओर बढ़ते हुए उसने मुघल पर अपनी स्वॉर्ड से एक वार किया। यह तो तेज तलवारबाज कार्नस है यार, उसकी गति कितनी तेज है। सभी ने आपस में फुसफुसाते हुए बात की। दूसरी तरफ मुघल ने मुस्कुराते हुए कार्नस की ओर देखा। जैसे ही वो एरिना में पहुंचा, मुघल का शरीर हल्का सा हिला और उसे एक लात से एरिना से बाहर कर दिया। बूम, दिखने में उसकी लात का वार साधारण था, पर उसमें इतनी शक्तियां थी कि कार्नस का शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए एक दीवार पर लगी लोहे की छड़ में घुस गया। कार्नस के मुंह से खून निकला और उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसका शरीर कई बार फड़फड़ाया और अंत में उसकी सांसें थम गई।
वो मर चुका था। इस दृश्य को देखकर हर कोई अपनी जगह पर एक मूर्त की भांति खड़ा था। कुछ सुरक्षा सैनिक जांच करने के लिए दौड़े और तेज आवाज में कहा, महामहिम, ये कार्नस मर चुका है। सबके चेहरे लाल हो गए। महिपाल अपने दिल में खुश था, हालांकि उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कार्नस से कहा, कार्नस, अन्यायपूर्ण तरीके से मत मारो। आर्यन भी हैरान था। क्या खतरनाक शक्ति है? नहीं, ये सभी लोग मेरे ही एक्सपी पॉइंट्स, ट्रयू एनर्जी और स्ट्राइकिंग मूल्य हैं। अगर वो सभी को मार देगा तो मैं क्या करूंगा? उसने निराश होते हुए अपने मन में सोचा। यह मुगल वहां मौजूद सभी लोगों से ज्यादा शक्तिशाली था। भले ही आर्यन अंत में उसे मार दे, लेकिन उसे डर था कि जब तक उसकी बारी आएगी वो पहले ही आधे से ज्यादा लोगों को मार चुका होगा। उस वक्त उसका स्ट्राइकिंग मूल्य वापस नहीं भर पाएगा। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। इसके अलावा आज रात वो मुख्य पात्र था। हालांकि इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, इरा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, चाचा सम्राट, उसकी शक्तियों का स्तर हम सभी से ऊपर है, तो हम सीधे उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश क्यों नहीं करने देते? इस तरह हम एक दूसरे की ताकत का भी परीक्षण कर सकते हैं। रजत ने कार्नस की ओर देखा और अपने दिल में डर महसूस किया। फिर कहा, राजकुमारी सही है, उसकी ताकत के साथ चलो सीधे उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने देते हैं। हेवंत ने भी कहा, हाँ, उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने देते हैं। हालांकि वो भी एक युद्धराज था, पर कार्नस की शक्तियां उससे कई गुना अधिक और खतरनाक थी। जैसे ही वो एरिना में जाएगा तुरंत मारा जाएगा। ये एक ऐसा अस्तित्व था जो उन्हें पूरी तरह से कुचल सकता था। उनका लक्ष्य आर्यन को रोकना या फिर उसे जल्द से जल्द मारना था। अगर कार्नस एरिना में रहेगा तो आर्यन को मारने में उतनी ही देरी होगी। महिपाल ने कहा, मेरे भी यही विचार हैं। अपने दिल में वो ये भी नहीं चाहता था कि शाही भोज समय से पहले समाप्त हो जाए। तुरंत इरा ने चिल्लाते हुए कहा, कार्नस, तुम सीधे अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके हो। वहां कार्नस के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। फिर उसका शरीर अचानक एरिना से गायब हो गया और शाही महल की छत पर दिखाई दिया। बस पीछे एक आवाज गूंजी थी, कचरे के ढेर। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब शुरू करते हैं। अरुण, शक्ति पत्थर लेकर आओ और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शक्तियां दिखाने दो। ठीक है महामहिम। शक्ति पत्थर के माध्यम से एक योद्धा की शक्तियां पता की जा सकती थी। प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव होने की वजह से एक योद्धा का युद्धराज होना जरूरी था। फिर शक्तियां जांच करने के बाद 28 प्रतिभागी शिष्य बचे थे। उनमें से ज्यादातर की शक्तियां युद्धराज के दूसरे और तीसरे लेवल पर थी और केवल आर्यन ही युद्धराज के पहले लेवल पर था। चलो अब प्रतियोगिता शुरू करते हैं, अरुण ने तेज आवाज में कहा। नंबर 1 बनाम नंबर 28। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। उसी समय आर्यन ने अपने सुंदर लंबे बाल उठाए और भीड़ के बीच से बाहर निकला और लापरवाही से कहा, ये साफ है कि हर कोई आज रात के लिए यहाँ क्यों आया है, तो चलो फिर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। मैं एरिना मास्टर बनूंगा। आप सभी एक एक करके एरिना में आ सकते हैं और जब तक आप में से कोई मुझे हरा नहीं देता है तब तक मैं बिना आराम किए मुकाबला करता रहूंगा। यह बोलते हुए आर्यन एरिना में चला गया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अगर वो एरिना के नियमों के हिसाब से चलेगा तो वो उनमें से 10 को भी नहीं मार पाएगा। इस तरह वो अपना स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स तक नहीं पहुंचा पाता। एरिना में पहुंचने के बाद आर्यन ने रजत की ओर देखा और कहा, ओह खच्चर की औलाद, क्या तुम हमेशा मुझसे नाखुश नहीं रहे हो? हेवंत, तुम वही हो, है ना? इरा, फूहड़ औरत, तुम हमेशा से मुझे मारना चाहती थी, है ना? और तुम सब कौन मुझे मारना नहीं चाहता? आर्यन चिल्लाया। वो उन सभी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। तभी विहान आगे बढ़ा और कहा, ड्रैगन स्पिरिट योद्धा, मैंने आपको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। आर्यन ने विहान की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, चूंकि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो तो फिर आ जाओ, तो पहला कौन होगा? महल की छत पर खड़े कार्नस ने जब आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार का भाव दिखाई दिया।
स्वर्ग के संसाधनों की क्या बर्बादी है। महिपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आर्यन को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले उसके पास पता नहीं कहां से एक फिनिक्स ब्लड लाइन आ गई थी। फिर वो अचानक एक युद्धराज बन गया। अब वो खुद ही उन सभी को चुनौती देने जा रहा था। ये मौत को गले लगाने जैसा था। भले ही उसके पास ड्रैगन स्लेयर हो, लेकिन फिर भी वो उन सभी को नहीं हरा सकता था। आखिर क्या होने वाला है, आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। ड्रैगन स्लेयर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है तो फिर चाहे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आर्यन अभी कुछ देर पहले ही युद्धराज स्तर पर पहुंचा था और अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाया था। फिर वो इन दूसरे और तीसरे लेवल के युद्धराजों को चुनौती क्यों दे रहा था? सिर्फ इसलिए कि उसने पहले रविकांत और सर्वजीत सिंह को मार डाला था। अगर ऐसा था तो ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, क्योंकि उनको मारने के लिए उसने जो शक्तियां उपयोग की थी वो उसकी खुद की नहीं थी। महिपाल ने एक गहरी सांस छोड़ी। आर्यन, एक बार तुम्हें फिर से सोच लेना चाहिए। इसके अलावा तुम प्रतियोगिता में लड़ने के लिए अपने पालतू जानवर को नहीं बुला सकते। उसे आर्यन के पालतू जानवर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। वो एक ड्रैगन था जो एक बहुत खतरनाक अस्तित्व था। आर्यन हंसा। महामहिम, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। चलो अब शुरू करते हैं। फिर उसने हंसते हुए अपने मन में सोचा, बूढ़े लोमड़ी, मुझे डर है कि जो मैं करने वाला हूँ वो तुम देख भी पाओगे या नहीं। रूबी ने उसकी चिंता करते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। उसे शाही भोज या फिर किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ आर्यन की रक्षा करना चाहती थी और उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुंचने देना चाहती थी। रूबी, मैं ठीक हूँ। इतना बोलने के तुरंत बाद आर्यन ने मेघा से कहा, रूबी को पकड़ो। तारा ने भी अपने मन में सोचा, वो कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे ऐसा लगता है कि यह सिंह परिवार है, यह शाही भोज है, यहाँ सभी युद्धराज स्तर के योद्धा हैं? वर्षा का चेहरा भी चिंता से भरा हुआ था। इरा ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, सिलोब, जाओ। जी राजकुमारी। सिलाइब नाम का योद्धा तुरंत आगे आया और एरिना में खड़े आर्यन की ओर देखते हुए हंसा। आर्यन, आज मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड तकनीक का अनुभव कराऊंगा। फिर एरिना की ओर जाते हुए उसने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली। मरो कुत्ते, वो चिल्लाया और अपनी स्वॉर्ड से आर्यन पर एक वार किया। लेवल 2 युद्धराज की शक्तियों की एक लहर पूरे एरिना में फैल गई और दर्जनों तलवारों ने आर्यन को चारों ओर से घेर लिया, यहाँ तक कि उस पर इतना दबाव बना दिया कि वो 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा था। ये सिलोब के पूर्वजों की सीलिंग स्वॉर्ड तकनीक है। जब इस तकनीक से हमला किया जाता है तो यह एक योद्धा के पूरे शरीर को सील कर देती है। भले ही वो ना मरे, फिर भी वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। सिलोब ने इस सीलिंग स्वॉर्ड तकनीक को लेवल 8 तक विकसित किया है। आर्यन के पास बचने का कोई मौका नहीं है।
सिलोब की शक्तियां पहले ही उससे एक लेवल ज्यादा है और अब सीलिंग स्वॉर्ड तकनीक के साथ वो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया है। दूसरी तरफ एरिना में आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को हल्का सा ऊपर उठाया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। ड्रैगन स्लेयर तकनीक, ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से शक्तियों का एक झोंका निकला और उसे चारों ओर से सील करने वाली तलवारों को एक झटके में नष्ट कर दिया। झटका इतना शक्तिशाली था कि सिलोब कई कदम पीछे की ओर हट गया। आर्यन ने तुरंत एक पैर पटका और बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर हटते सिलोब के पास पहुंच गया। फिर उसने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा की। पहाड़ तोड़ मुक्का। यह मुक्का सीधे सिलोब के गले में लगा। फिर गला टूटने की एक आवाज के साथ वो पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसी वक्त आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक लेवल 2 के युद्धराज को मारने पर 3200 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य। आर्यन, तुम्हें एक सीलिंग स्वॉर्ड तकनीक मिली है, क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? नहीं, मैं इसे पॉइंट्स के लिए बदलूंगा, आर्यन ने कहा। उसे इस तरह की निम्नस्तरीय स्वॉर्ड तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आर्यन, सीलिंग स्वॉर्ड तकनीक के बदले तुम्हें 100 पॉइंट्स मिले हैं। यह सच में एक बेकार स्वॉर्ड तकनीक थी, केवल 100 पॉइंट्स, आर्यन ने अपने मन में सोचा। जिस वक्त उसने मुगल को देखा था उसी वक्त उसने अपना लेवल बढ़ाने के लिए अपने पॉइंट्स बढ़ाने की गति को तेज करने का फैसला कर लिया था। स्पिरिचुअल मोती ने स्वॉर्ड एनर्जी को अवशोषित किया है। +1। आर्यन ने स्पिरिचुअल मोती पर नजर डाली, उसने इसे पहले ही सक्रिय कर दिया था। पता नहीं कि यह कब भरा होगा और एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाने में मदद करेगा। एक बार एक हत्या, हालांकि ये एक तत्काल हत्या नहीं थी, लेकिन आर्यन की ब्लेड और उसके मुक्के की गति इतनी तेज थी कि इसे लगभग तत्काल हत्या माना जा सकता था। इरा का भौहें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा नाराजगी से भर गया। फिर उसने दांत कसकर कहा, तुम दोनों एक साथ हमला करो। उसका दिल नफरत से भर गया था। फिर उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं आज रात तुम्हें जरूर मार दूंगी। तुरंत लेवल 2 युद्धराज स्तर के 2 योद्धा हवा में उड़ते हुए एरिना में पहुंच गए। फिर दोनों ने एक साथ अपनी अपनी स्वॉर्ड से हमला किया, जिनमें से प्रत्येक बेरहम और घातक था। फायर ग्लास शहर में कुछ कुलीन परिवारों के युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने मूल रूप से स्वॉर्ड तकनीकों को विकसित किया था, क्योंकि स्वॉर्ड तकनीकों को विकसित करना बहुत सरल और उनकी शक्तियां बेहद खतरनाक थी। उन दोनों ने भी स्वॉर्ड तकनीकों का अभ्यास किया था। हालांकि आधे मिनट से भी कम समय के बाद ड्रैगन स्लेयर ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया और पहाड़ तोड़ मुक्के ने उन्हें मार दिया था। उनके मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की 2 आवाज गूंजी। आर्यन अभी भी एरिना में खड़ा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और कौन है? 3 लोगों को मारने के बाद अब उसके पास 30 स्ट्राइकिंग मूल्य हो गए थे, लेकिन इसे भरने के लिए अभी भी उसे 7 और लोगों को मारने की जरूरत थी। एक बार 100 हो जाने के बाद वो इसका इस्तेमाल महिपाल को मारने के बाद करेगा, ताकि उसे ड्रैगन स्लेयर का कोई सुराग मिल सके। वैसे भी आर्यन जल्द ही महिपाल को मारने वाला था। इसके अलावा उसने पहले ही आदेश दिया हुआ था कि तीनों स्तंभ को खत्म करने के बाद सिंह सेना सीधे शाही महल की ओर बढ़े। लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए उसे भी इंतजार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। उसे महिपाल और इरा से भी अधिक समय चाहिए था। तुम रुक क्यों गए? जल्दी आओ। एरिना के बीच खड़े आर्यन का रवैया बेहद घमंडी हो। राजकुमारी, आपके लोग तो कुछ ज्यादा ही बेकार निकले। हाँ, वो मेरा एक वार भी नहीं झेल सके। इरा ने एक कदम आगे बढ़कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अमर ने उसे पीछे खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम सभी जल्दी से उसे मौत के घाट उतार दो। हर किसी की शक्तियों की एक सीमा होती है। अमर का मानना था लगातार 20 लड़ाइयों के बाद उसकी सारी शक्तियां खर्च हो जाएंगी। उस समय वो एरिना में खड़े आर्यन को आसानी से कुचल देगा। आप सभी जारी रखें, रुके नहीं। आर्यन को सांस लेने तक का मौका ना दें। यह क्या है? अब तुम्हें डर लग रहा है? यह मत भूलना कि तुमने शुरू में मुझसे क्या वादा किया था। अपने उन परिवारों को मत भूलना। इरा ने उन सभी योद्धाओं को डराते हुए कहा। कुछ और लोग बाहर निकल आए, लेकिन जिस गति से वो एरिना की ओर गए उतनी तेजी से ही वो मौत के घाट उतार दिए गए। हर बार जब आर्यन उनमें से किसी को मारता,
तो यह इरा के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होता था। इरा के चेहरे का रंग अधिक से अधिक भद्दा हो गया। महिपाल चुपचाप बगल में खड़ा रहा जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा हो। उसने बुजुर्ग शेषनाग को भी आर्यन को रोकने के लिए आदेश नहीं दिया, ना ही उसने मुगल को एरिना में आने के लिए कहा, क्योंकि वो भी अमर की तरह ही सोच रहा था। आर्यन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वो थक जाएगा और मारा जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। 1 घंटे बाद, समय बर्बाद मत करो, तुम लोग एक साथ मेरे पास आओ। आर्यन अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। सिंह सेना की लड़ाई की ताकत के हिसाब से उन लोगों ने तीनों स्तंभों की सेना को लगभग मार दिया होगा। अब और देर करने की जरूरत नहीं थी। अभी आर्यन को जितनी जल्दी हो सके उन सभी को मारने की जरूरत थी। सिंह परिवार के लिए रास्ता साफ करने की जरूरत थी और सिंह परिवार के लिए ड्रैगन स्लेयर के दूसरे आधे हिस्से को ढूंढने की जरूरत थी। आओ इरा, मैं एरिना में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। हाँ, आर्यन बदतमीजी से हंसा। उसका स्ट्राइकिंग मूल्य पहले ही इकट्ठा हो चुका था। आर्यन, इतने घमंडी मत बनो, रजत ने एरिना की ओर दौड़ते हुए कहा। आज मैं तुम्हें अपने प्रजापति परिवार की शक्ति का अनुभव करने दूंगा। घमंडी आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्यों लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा कम घमंडी हूँ। इतना बोलने के तुरंत बाद उसके कंधों पर आराम कर रहा ड्रैगन स्लेयर उसके हाथों में दिखाई दिया। हालांकि रजत पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। वो एक पल के लिए भी नहीं डरा। इसके बजाय उसने अपनी स्वॉर्ड में हरी शक्तियों को भरा और उसी पल अचानक उसके शरीर से अजीब हरी रंग की खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। उसके पूरे शरीर से एक लेवल 3 युद्धराज की शक्तियां बाहर निकल रही थी। फिर वो चिल्लाया, आर्यन अब मरो। इसी के साथ उसने आर्यन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला किया। आर्यन रजत की स्वॉर्ड शक्तियों से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए हेवंत ने चौंकाने वाली खतरनाक शक्तियों के साथ आर्यन की पीठ पर घात लगाकर वार किया। आर्यन की आंखें सियाह काली हो गई। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को अपनी पीठ पीछे किया और हेवंत के हमले से बच गया। तब तक रजत अपनी दूसरी चाल पहले ही चल चुका था और उसने हंसते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? बस इतनी सी शक्तियों के साथ तुम इतने घमंडी बन रहे थे। रजत की इस आवाज के साथ ही आर्यन को अपने गले पर ठंडी शक्तियां महसूस हुई। इस बार रजत की स्वॉर्ड का निशाना सीधे उसका गला था। फिर उसे अपनी पीठ पर भी ठंडी शक्तियों का एहसास हुआ। एक बार फिर से मौके का फायदा उठाकर हेवंत ने उसकी पीठ पर वार कर दिया था। इन आगे पीछे के हमलों की वजह से आर्यन का माथा खराब हो गया। वो अचानक हिल गया और ड्रैगन स्लेयर से खून की तरह लाल रोशनी से भरी शक्तियां निकलने लगी। टेलीपोर्ट। इसके तुरंत बाद आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया और उनके हमलों से बच गया। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के साथ वारों का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। एक बार साथ चाल चलने के बाद ड्रैगन स्लेयर से खूनी लाल शक्तियां बाहर निकली और एक तूफान के रूप में बदल गई। फिर एक के बाद एक साथ शक्तियों की परत ड्रैगन स्लेयर से निकलते हुए तूफान में जा मिली। फिर वो चिल्लाया, तूफान कट। खतरनाक शक्तियों से भरा खूनी तूफान आगे बढ़ा और उन दोनों को अपने अंदर समा लिया। वो दोनों तूफान के अंदर एक चक्रघिन्नी की तरह घूम रहे थे। कुछ ही सेकंड में खूनी तूफान शांत हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। रजत और हेवंत दोनों ऊपर आकाश से नीचे गिरे। उनके शरीर पर जो कुछ बचा था वो केवल उनके निजी अंगों को ढकने वाला कपड़ा था। बाकी उनका पूरा शरीर नग्न था, जिस पर हजारों की तादाद में कटों के निशान थे। उनमें से एक मूर्ख था और दूसरे को मजबूर किया गया था। एक साथ वो 2 मूर्ख थे। आर्यन ने उन्हें नहीं मारा। लोगों को मारना केवल एक पल के लिए अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतारना उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता था। मूर्ख। हाँ। विहान जोर से हंसा और आर्यन से कहा, ड्रैगन स्पिरिट योद्धा, आपने इन मूर्खों पर यह कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था? रजत और हेवंत दोनों के शरीर पर टेढ़े मेढ़े कटों के साथ एक पागल शब्द लिखा हुआ था। जंगली घास। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। विहान चौंक गया। तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था। हाँ, क्या अपने इन दोनों मूर्खों पर पागल जंगली घास का इस्तेमाल किया है? ड्रैगन स्पिरिट योद्धा, आप सच में कमाल के हैं।
आर्यन ने एरिना के नीचे अधमरी हालत में पड़े रजत और हेमंत को देखा और कहा, तुमने सही कहा था, मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हूँ। रजत के शरीर की सभी नसें टूटी हुई लग रही थीं और उसकी त्वचा का एक एक इंच बहुत दर्द कर रहा था। हालांकि उनके शरीर पर निशान के अलावा कोई अन्य घाव नहीं थे। दूसरों को शायद पता न चले, लेकिन वो दोनों इस बारे में अच्छे से जानते थे। अभी उसने उन पर हमला तो किया, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें अंदरूनी चोट नहीं पहुंचाई थी। रजत ने गुस्से में आग उगलते हुए कहा, आर्यन कुत्ते, मैं तुम्हारी सारी नस्लों को मिटा दूंगा। रजत ने भी कहा, आर्यन तुम्हें नहीं पता कि तुम जल्द इस दुनिया से गायब होने वाले हो, ठीक सिंह परिवार की तरह जो पहले ही गायब हो चुका है। तुम्हारा दादा, तुम्हारा चाचा, तुम्हारे सिंह परिवार के सभी शिष्य सब के सब मर चुके हैं। पूरे सिंह परिवार में केवल तुम ही बचे हो और तुम फिर भी हमारे सामने घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो। हा हा हा, जब कोई मरने वाला होता है उसे घमंड नहीं बल्कि गिड़गिड़ाना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने अपमानित होने के कारण वो अपने दिल में दबे गुस्से को और नहीं दबा सका। रजत ने भी घमंड से हंसते हुए कहा, हाँ 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 आर्यन, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, वैसे भी तुम जल्द मरने वाले हो। अगर तुम अभी घुटने टेक देते हो तो मेरे पिता और बाकी के आने से पहले शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वो बुरी तरह हंसा। यह सुनकर तारा के चेहरे का रंग बदल गया। ओह बड़ी बहन, क्या ये तीन स्तंभ आज रात सिंह परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले हैं? स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थीं। मेघा ने भी तुरंत कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि महल के बाहर से चिल्लाहट आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिंह परिवार पर हमला कर रहे हों? शायद यही कारण हो कि वो आर्यन को जल्दी बाहर नहीं जाने देना चाहते। यह घटिया लोग। तारा ने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन से कहा, आर्यन जल्दी से वापस जाओ, अपने दादा और बाकी लोगों को बचा लो। आर्यन अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कान के साथ एरिना में खड़ा रहा और कहा, मैं इस कुत्ते के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस कुत्ते के बाप के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पहले से ही नरक के रास्ते पर इसका इंतजार कर रहा है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि कुछ मिनट पहले उसने सिस्टम की आवाज सुनी थी कि स्नो व्हाइट ने श्रीधर प्रजापति को मार दिया था। रजत एक ठंडी हंसी के साथ हंसा। आर्यन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? सिर्फ तुम्हारे सिंह परिवार के साथ जो मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे डर है कि तुम्हारे दादा और अन्य लोग नरक के रास्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आर्यन ने जो कहा थोड़ा भी सच हो सकता है। चलो कोई ना, कुछ देर बाद तुम खुद उससे मिल लेना। आर्यन के पास इतना समय नहीं था कि वो उसके साथ बातों में समय बर्बाद करे। इसके तुरंत बाद वो इरा की ओर मुड़ा। इरा, तुम आखिरी बची हो, जल्दी करो। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहती? क्या तुम हमेशा के लिए सगाई तोड़ना नहीं चाहती? तो फिर चलो आज इसे यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम जीत गई तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे साथ 3 रात सोना होगा। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। आखिर तुम फायर ग्लास शहर की नंबर 1 सुंदरता हो। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने उसे उकसाने की कोशिश की। इससे इरा गुस्से में आग बबूला हो गई। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसका दाहिना हाथ हिला और सीधे एक स्पिरिचुअल हथियार, एक डिवाइन स्टेज स्वॉर्ड उसके हाथ में दिखाई दी। यह अमर की स्वॉर्ड थी, स्वर्गीय भ्रम स्वॉर्ड तकनीक। इरा की आकृति तुरंत हत्या के इरादे की एक अनथीन मात्रा में बदल गई, जिसने आर्यन की ओर बढ़ते हुए आकाश को भर दिया। मेघा का चेहरा बहुत बदल गया। उसने अमर की ओर देखा और कहा, अमर, तुमने वास्तव में स्वर्ग संप्रदाय की डिवाइन स्टेज स्वॉर्ड को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप दिया है। मैं निश्चित रूप से इस मामले के बारे में संप्रदाय गुरु को बताऊंगी। अमर हल्के से हंसा। इरा के पास अंदरूनी हिस्से का शिष्य बैज है। वो अब स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से की शिष्य है, फिर वो बाहरी व्यक्ति कैसे हुई? इस पर तारा का गुस्सा भड़क उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, अमर, तुम वास्तव में एक साधारण नीच व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक कीचड़ के सुअर से भी गिरे गुजरे हो। अमर की आंखों के कोने की मांसपेशियां कई बार हिली और हत्या के इरादे से चमकी। तारा, बेहतर होगा कि तुम जबान संभाल कर बात करो।
अगर मैं तुम्हारे पिता की इज्जत नहीं करता तो मैं आज तुम्हें बताता कि किस तरह बात की जाती है, उसने दांत पीसते हुए कहा। इससे तारा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरती थी और उसने कहा, तो आओ फिर मुझे बताओ कि किस तरह बात की जाती है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। अमर की आंखों से आग के अंगारे भड़क उठे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? इस बीच इरा की स्वर्गीय भ्रम स्वॉर्ड से निकलने वाली शक्तियां 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। आकाश को भरने वाली स्वॉर्ड शक्तियां एक पल में हत्या के इरादे से एरिना के चारों ओर फैल गई और सीधे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। हफ! आर्यन एक गहरी सांस छोड़ते हुए शांत हो गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना के समुद्र में स्वॉर्ड शक्तियों को समझने की कोशिश की। स्वर्गीय भ्रम स्वॉर्ड तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। 5वें स्तर की हो जाने के बाद ये और भी खतरनाक बन गई थी। एक पल बाद आकाश में हजारों भ्रमित करने वाली छाया बन गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी वास्तविक थी और कौन सी एक भ्रम थी, और सभी की सभी भ्रम छाया आर्यन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। आकाश को भरने वाली हजारों की तादाद में भ्रम स्वॉर्ड आर्यन की ओर बढ़ रही थी, जो एरिना में अपनी आंखें बंद करके अपनी चेतना के समुद्र में डूबा हुआ था। अचानक आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, 9 स्वर्गीय तलवार तकनीक की अनंतन गहराई को समझने के लिए बधाई हो। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? इस आवाज के बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उसकी विशेषताएं दिखाई दी। स्किल 9 स्वर्गीय तलवार तकनीक। स्तर डिवाइन स्टेज। उपभोग शक्ति प्रति चाल 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। विवरण: एक तलवार की चाल, एक तत्काल हत्या। 9 स्वर्गीय तलवार की शक्तियां एक साथ लौटती हैं, जो भूत और देवताओं को भी चौंका सकती हैं। आर्यन को भी गुप्त रूप से झटका लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कम समय में 9 स्वर्गीय तलवारों को समझ पाएगा। इससे वो बहुत खुश था। इसके बाद उसने अपनी आंखें खोली, जिनमें एक पल के लिए एक सफेद रोशनी की चमक दिखाई दी। अपनी ओर तेजी से बढ़ती हजारों की तादाद में भ्रम तलवारों को देख अचानक उसका एक हाथ हिला। स्वर्गीय तलवारों की बारिश। तभी ड्रैगन स्लेयर जोर जोर से हिलने लगा और उसके हाथों से छूटकर सीधे भ्रम तलवारों की ओर गया। देखते ही देखते ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से हजारों की तादाद में टूटी हुई ब्लेडें निकली, जो इरा की भ्रम तलवारों से टकराने लगी। आसमान में हजारों ब्लेड और तलवारों के बीच जोरदार टकराव से चारों ओर 2 तरह की शक्तियों की लहर फैल गई। वो टकराती रही, तबाही मचाती रही और एक दूसरे से खून के प्यासे दुश्मनों की तरह लड़ती रही। स्वर्गीय भ्रम तलवार तकनीक और 9 स्वर्गीय तलवारों के बीच द्वंद्व युद्ध हो रहा था। जल्द ही इरा के चेहरे का रंग बदलने लगा। एक पल बाद उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वो चिल्लाई, आह! छठी चाल, स्वर्गीय भ्रम हत्या। अचानक एरिना में सैकड़ों की तादाद में इरा की छाया दिखने लगी। वो इतनी वास्तविक लग रही थी कि कोई उनमें से असली इरा को नहीं पहचान पाता। इस बार यह पहले से अलग था। उन सभी इरा की छायाओं की शक्तियां इरा की तरह युद्धराज की थी। पलक झपकते ही उन सभी ने बिखरे हुए फूलों की तरह आर्यन को चारों ओर से घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। तभी आर्यन के शरीर से भी युद्धराज की शक्तियां फूट पड़ी और अचानक उसके 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स घट गए। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। टूटी हुई स्वर्गीय तलवार। अचानक आर्यन का शरीर घूमने लगा और ड्रैगन स्लेयर उसके हाथों में चलते हुए नृत्य कर रहा था। पूरे एरिना में खून की तरह लाल शक्तियों की धुंध फैल गई। इरा को कुछ नहीं दिख रहा था और उसकी सभी छाया आर्यन को धुंध के पार देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक धमाके हुआ और हवा में गड़गड़ाहट की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे लाल रंग की शक्तियों की धुंध गायब हो गई। साथ ही एरिना से इरा की सभी छाया भी गायब हो गई। इरा एरिना के एक कोने में खड़ी थी और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ चुका था। आर्यन को देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब वो बोल रही थी तो उसके हाथ में तलवार ने कई तरह की आवाजें निकाली। क्रैक क्रैक क्रैक। एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पतली बर्फ की तरह टुकड़ों में टूट गई। अमर की आंखें गुस्से से भर गईं। ये वो बहुमूल्य स्वॉर्ड थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। आह! आर्यन, ये तुमने बहुत गलत किया। उसके चेहरे पर एक उग्र नजर थी।
अचानक उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और अपनी एक दूसरी स्वॉर्ड से आर्यन पर हमला कर दिया। भ्रामक वास्तविकता, वो जोर से चिल्लाया। स्वर्गीय शून्यकट आर्यन ने एक बार फिर 9 स्वर्गीय तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से पहाड़ी शैतान और डिवाइन डिमन बाघ ब्लड की शक्तियां फूट पड़ी, जिससे यह एक खूनी लाल रंग की परत में बदल गई और एक अदृश्य कट जो अन्नथहीन गहराई को अपने साथ लिए चल रहा था, अमर की ओर बढ़ा। यंग मास्टर अमर, सावधान रहें। रुको। बुजुर्ग सांगरा का चेहरा तुरंत बदल गया। वो आर्यन की स्वॉर्ड शक्तियों के इरादे को महसूस कर सकता था, जिससे उसका दिल कांप रहा था। अमर, जो अपने गुस्से में अपना दिमाग खो चुका था, उस हत्या के इरादे से भरी स्वॉर्ड शक्तियों को नहीं समझ सकता था। अमर के भ्रामक वास्तविकता हमले की वजह से सैकड़ों हजारों की तादाद में तलवारों की छवियां प्रकट हुई थी, जो सब की सब ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से निकली अदृश्य शक्तियों के नीचे कुचलकर नष्ट हो गई। हर दिशा से केवल धमाकों की आवाज सुनी सकती थी, लेकिन हमलावर शक्तियां किसी को अपनी नग्न आंखों से नहीं दिख रही थी। हालांकि जैसे ही अदृश्य शक्तियां अमर से टकराने वाली थी, बुजुर्ग सांगरा ने उसे पीछे खींच लिया, अपनी युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों को बाहर निकाला और उनसे एक मजबूत कवच बना लिया, ताकि उन अदृश्य शक्तियों से अमर और अपनी रक्षा कर सके। लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। वो शक्ति कवच जो युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों से बना था, टूटकर पतझड़ के पत्तों की तरह बिखर गया। बुजुर्ग सांगरा की पीठ खून से लथपथ हो गई, फिर भी उसने अमर को मजबूती से पकड़े हुए कहा, यंग मास्टर, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पहले कि आप एक युद्ध बुजुर्ग नहीं बन जाते, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बुजुर्ग सांगरा की बात सुनकर अमर ने अपनी स्वॉर्ड को रोक देना ही सही समझा। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी हुई थी, जो गुस्से में आग उगल रही थी। उसकी इच्छा उसे जान से मार देने की कर रही थी। आर्यन ने उसे अपने गुस्से को काबू करते हुए देखा तो उसने उसे उकसाने के लिए घमंड से कहा, क्या हुआ बच्चा, डर गया क्या तुम? अमर ने असाधारण रूप से दुखी महसूस करते हुए अपने दांत कस लिए। आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांत और एक भयानक खामोशी में डूब गया था। वो अभी किस तरह की तलवार शक्तियां थी? आर्यन ने अभी किस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया? बिना किसी चाल के यह एक साधारण तलवार तकनीक की तरह थी। यह बेहद साधारण थी, लेकिन ये एक चौंकाने वाली खतरनाक शक्तियों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि उसे नग्न आंखों से देखना तक मुमकिन नहीं था। सभी उलझन में थे और सबके पास अपने अपने सवाल थे। इसके अलावा यहाँ तक कि बुजुर्ग सांगरा, जो एक युद्ध बुजुर्ग था, भी उसका सामना नहीं कर सका और गंभीर रूप से घायल हो गया। सब सोच रहे थे कि इतने कम समय में क्या हुआ और कैसे हुआ। अचानक आर्यन बहुत भयानक हो गया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए इरा की ओर देखा और हंसते हुए पूछा, क्या तुमने हार मानी या फिर तुम अभी भी लड़ना चाहती हो? आह! इरा का गुस्सा एक झल्लाई बिल्ली की तरह भड़क उठा, जो आर्यन की ओर उसे नोचने के लिए भागी। हालांकि इससे पहले कि वो आर्यन के करीब भी आ पाती, उसने उसे एक लात मारी और दूर उड़ाकर फेंक दिया। मैंने अभी तुमसे यह नहीं कहा कि तुम मुझे छू सकती हो, वो तुम साथ में सोते वक्त ही छूना, आर्यन ने हंसते हुए ठंडी आवाज में कहा। यह देखकर रजत ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, बहुत घमंडी मत बनो। आर्यन की नजर उसकी ओर घूम गई और उससे हंसते हुए कहा, घमंडी? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा घमंडी हूँ। अचानक आर्यन ने नीचे छलांग लगाई, रजत के कंधे पर ड्रैगन स्लेयर को रखा और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं थोड़ा और घमंडी होना चाहता हूँ। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड पर खूनी लाल रंग की शक्तियां बढ़ने लगी और एक खतरनाक आभा छोड़ने लगी। यह एक मृत्यु के देवता की आभा की तरह थी, जो रजत की मौत का फरमान लेकर आई थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने उग्रता से कहा, आर्यन, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे तो मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे, मेरे दादाजी तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारा प्रजापति परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। ड्रैगन स्लेयर की खूनी शक्तियां पहले ही रजत की गर्दन से लिपटी हुई थी। आर्यन ने हल्के से ड्रैगन स्लेयर को हिलाया और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें अभी भी सीधे आर्यन को घूर रही थी और वो अभी भी गुस्से में था। वो अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकली। वो मर चुका था। आर्यन ने उसके सिर पर पैर रखा और एक ठंडी हंसी के साथ कहा,
अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो फिर मैं घमंडी कैसे बनता। आर्यन तुम्हें एक लेवल 3 के युद्धराज को मारने पर 32,011 EXP पॉइंट्स, 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। रजत की लाश के दोनों टुकड़े, गर्दन और शरीर से ताजा खून बह रहा था। सभी ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और फिर आर्यन को देखा। यह भावना बहुत भयानक थी। हेमंत महिपाल की ओर भागते हुए बुरी तरह चिल्लाया, महामहिम मुझे बचा लीजिए, महामहिम जल्दी से मुझे बचा लीजिए। आर्यन तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तुम्हारा सिंह परिवार पहले ही नष्ट हो गया है। अब सिंह परिवार में केवल तुम ही बचे हो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं अपने पिता से तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहूंगा, मुझे मत मारो, मत करो, मत करो। आह! आर्यन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई और ड्रैगन स्लेयर के एक वार के साथ वो भी मक्खन की तरह कट गया। आर्यन तुम्हें एक लेवल 3 के युद्धराज को मारने पर 32,011 EXP पॉइंट्स, 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। हेमंत को मारने के बाद आर्यन धीरे धीरे एरिना की ओर वापस चला गया। महिपाल के दिल में आग का गोला जल रहा था। आर्यन ने एक दरिंदे की तरह सबको मारना जारी रखा था। बस 2 योद्धा, विहान और मास्को के अलावा उसने सभी 28 योद्धाओं को मार दिया था। मास्को विहान का साथी था और वो शुरू से ही आर्यन के पक्ष में था। आर्यन ये बात जानता था तो उसने उसे नहीं मारा था। बाकी सबको मारने के अलावा जब वो रजत और हेमंत को मार रहा था तो महिपाल आर्यन की आंखों में हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। मुगल महिपाल की भौहें कस गईं और वो जोर से चिल्लाया, लड़ो, अब मजा आएगा। छत पर बैठा मुगल हंसा और नीचे उतर गया। एरिना में मौजूद आर्यन को देखते हुए उसने कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी पंसलियां टूटी हुई है और तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड की एक बूंद तक नहीं है, फिर भी तुमने अपनी शक्तियों को बढ़ाना जारी और लेवल 1 के युद्धराज बन गए। इसके अलावा तलवार तकनीक और हमला तकनीक जो तुमने इस्तेमाल की वो सभी उच्चतम स्तर की थी। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि तुमने ये कैसे किया। वो पूरे समय आर्यन पर ध्यान दे रहा था। आर्यन की हर हरकत उसकी आंखों में थी। उसके शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी वो बहुत अजीब थी। वो ड्रैगन ब्लड या किसी ब्लड लाइन के माध्यम से नहीं थी। आर्यन का दिल कांप उठा। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया और अपने मन में सोचा, क्या इसे पता लग गया है? इतने लंबे समय से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। मुगल के शब्दों सुनकर उसको थोड़ी घबराहट होने लगी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह आर्यन का सबसे गहरा रहस्य था और कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता था। अगर मुगल इस बारे में जान गया था तब उसके लिए केवल एक परिणाम था। आर्यन हल्के से हंसा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि तुम रक्त शोधन संप्रदाय में कैसे शामिल हुए। या ये हो सकता है कि तुम्हारा शाही परिवार पहले से ही रक्त शोधन संप्रदाय की एक शाखा है। यह सुनकर मुगल ने आंखें मूंद लीं और महिपाल की अभिव्यक्ति भी बहुत बदल गई। तारा ने अचानक कुछ सोचा और कहा, इसमें आश्चर्य नहीं कि पिछली बार जब रक्त शोधन संप्रदाय नीलामी में दिखाई दिया तो वो अचानक गायब हो गए। हमने पूरे शहर की तलाशी ली लेकिन वो नहीं मिले। अब मुझे लगता है कि वो शाही महल में छिप गए थे। मेघा की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। फिर उसने महिपाल की ओर देखा और कहा, तो शाही परिवार इस हद तक गिर सकता है? महिपाल की आंखों में गुस्सा तैर रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर जकड़ी हुई थी, जैसे कि उसकी पूंछ पर कदम रखा जा रहा था। उसका भाव बेहद बदबूदार था और उसने गंभीरता से कहा, मुगल मार डालो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्यों? क्या मैंने जो कहा सच था? महिपाल बेतहाशा हंसने लगा। हाँ, आर्यन तुम सच में बहुत होशियार हो, सच में मेरी उम्मीदों से परे। वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस बारे में जान भी पाएगा। लेकिन तो क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंह परिवार में अभी क्या चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज यहाँ से भाग सकते हो? महिपाल अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था और जोर से हंसा। बुजुर्ग सांगरा के भाव थोड़े अजीब थे। महामहिम, क्या शाही परिवार वास्तव में रक्त शोधन संप्रदाय में शामिल हो गया है? उसने पूछा। महिपाल ने बुजुर्ग सांगरा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, शुरू में मैं तुमसे थोड़ा डरता था,
लेकिन अब तुम सिर्फ एक अपंग हो और मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। हमारा शाही परिवार लंबे समय से रक्त शोधन संप्रदाय की एक शाखा रही है। आज रात का लक्ष्य आर्यन था, लेकिन अब जब तुम सभी जानते हो तो यहाँ से बचकर जाने के बारे में मत सोचना। इसके तुरंत बाद शाही महल के हर कोने से अचानक 18 काली छायाएं उड़कर आई। उनकी छाती पर रक्त शोधन संप्रदाय का प्रतीक था। वो सभी रक्त शोधन संप्रदाय के योद्धा थे। शहर के बाहर सिंह परिवार को नष्ट किया जा रहा था। फिर महिपाल महल के अंदर कैसे अपनी तैयारी नहीं करता? ये उसकी तैयारी थी, रक्त शोधन संप्रदाय के योद्धा। शाही भोज सिर्फ एक जाल था। जिस पल से आर्यन ने महल में कदम रखा था वो उस जाल में फंस रहा था। महिपाल ने उसके महल से भागने के हर एक रास्ते को बंद कर दिया था। अरे वाह, स्वर्ग संप्रदाय की तीनों सुंदरता, हम फिर से मिल गए। रक्त शोधन संप्रदाय के काले कपड़ों वाले योद्धाओं में से एक ने कहा। मेघा गुस्से से भर गई, उसका मन कांपने से खुद को रोक नहीं सका। वर्षा ने तुरंत कहा, मेघा, क्या ये वही हैं जो पिछली बार फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में था? हाँ। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। मैं आधे साल से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आज रात तुम तीनों में से कोई भी नहीं बच पाएगी। हाँ। रक्त शोधन संप्रदाय का वो योद्धा हंस पड़ा। उन तीनों ने महसूस किया कि उनका दिल कस रहा है, खास तौर पर वर्षा और मेघा, जिनके शरीर थोड़े कांप रहे थे। अगर उस रात आर्यन ने उन्हें बचाया नहीं होता तो वो रक्त शोधन संप्रदाय के लोगों के हाथों में खिलौने की तरह होती और रक्त की गुलाम बन जाती। तारा को गुस्सा आ गया और चिल्लाई, महिपाल, क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? हाँ, परिणाम? महिपाल बेतहाशा हंसा और कहा, परिणाम ये है कि तुम सभी लोग आज रात यहाँ मारे जाओगे, और परिणाम ये है कि किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यही परिणाम है। लेकिन फिर महिपाल ने एरिना में मौजूद आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, इन सभी की मौत का कारण केवल तुम बनोगे। हालांकि अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे ड्रैगन स्लेयर दे देते हो, घुटने टेकते हो और झुकते हो, तो मैं कम से तुम्हारी लाशों को सही सलामत दफना दूंगा। मैं इतने सालों से सम्राट रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे सिंह परिवार के घुटनों का आनंद नहीं लिया है। आर्यन डरने की जगह जोर जोर से हंसने लगा। जो भी चाहता है कि मैं उसके सामने घुटने टेकूं और झुकूं, ऐसा अभी तक कोई मर्द पैदा नहीं हुआ है। तुम्हें ड्रैगन स्लेयर चाहिए? क्या तुम इसके लायक भी हो? हाँ, महिपाल ने भी जोर से हंसते हुए कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। सही कहा था उन बच्चों ने कि तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो? आर्यन भी हंसा। क्या मैं घमंडी हूँ? मुझे सच में नहीं लगता कि मैं घमंडी हूँ। हालांकि अब जब तुमने यह दिया है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आज कितना घमंडी हो सकता हूँ। अचानक आर्यन आगे बढ़ा, ड्रैगन स्लेयर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और सीधे मुगल पर हमला कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, लेकिन आज उसे मुगल को मारना था, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। मुगल ने हंसते हुए कहा, भला तुम जैसा कचरे का एक टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आज मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि तलवार की शक्तियां कैसी होती है। इतना बोलने के तुरंत बाद उसने खून से बनी एक स्वॉर्ड निकाली। उस लाल स्वॉर्ड से खून की गंध निकल रही थी जो पूरे एरिना में फैल गई। स्वॉर्ड पर खतरनाक शक्तियों की कुछ परत दिखाई दी। कुछ पल बाद उन शक्तियों से एक गहरी लाल इंसानी आकृति बनी। रक्त स्वॉर्ड बुलाते ही मुगल का शरीर कांप उठा। जैसी ही स्वॉर्ड प्रकट हुई, एक युवा रक्त स्पिरिट ने रक्त स्वॉर्ड को चारों ओर लपेट लिया और आग के एक छोटे गोले की तरह उसके चारों ओर तैरने लगी। स्वॉर्ड स्पिरिट आर्यन का दिल बैठ गया और उसके शरीर में स्पिरिचुअल मोती थोड़ी हरकत करने लगा, जैसे कि उसे रक्त स्पिरिट को खाना हो। मुगल हंसा, ओह, तो तुम्हें इसके बारे में पता है, मतलब तुम काबिल तो बहुत हो। लेकिन अब जब तुम इसके बारे में जानते हो तो तुम्हें इसकी शक्तियों के बारे में भी पता होगा। रक्त स्वॉर्ड स्पिरिट को एक स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं माना जा सकता था, हालांकि इसे स्वॉर्ड स्पिरिट का शिशु माना जा सकता है। एक स्वॉर्ड स्पिरिट इस तरह आकार में छोटी और शक्तियों में कमजोर नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट को पोषित करने के लिए एक अतुलनीय रूप से मजबूत स्वॉर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये देखकर कि मुगल के पास एक रक्त स्पिरिट है,
से अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितना शक्तिशाली था। अरे वाह, आर्यन ने हंसते हुए कहा। चलो अब मेरी बारी है। अचानक आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर उठाया और उसे अपने माथे के सामने किया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो लगातार ड्रैगन स्लेयर में शक्तियां भरता जा रहा था और एक स्वॉर्ड तकनीक को खोजने की कोशिश कर रहा था। मुगल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम रहस्यमय होने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन माफ करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अचानक रक्त स्वॉर्ड से एक खूनी रोशनी फूट पड़ी और उसके शरीर की सारी शक्तियां फूट पड़ी। इस तरह वो हर बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़ सकता था। वो आर्यन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाई और एक हमला किया। फिर उसकी स्वॉर्ड से एक खूनी रोशनी निकली जो बहुत उग्र थी और उसका सीधा निशाना आर्यन का माथा था। आर्यन अभी भी अपनी आंखें बंद करके ड्रैगन स्लेयर में शक्तियों को बहा रहा था। तभी उसकी चेतना के समुद्र से एक छाया निकली और उसके हाथों के माध्यम से होती हुई ड्रैगन स्लेयर में चली गई। तभी उसकी आंखें खुली जिनमें एक पल के लिए एक सफेद रोशनी दिखी। अपनी ओर मुगल के हमले को बढ़ते देख उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया। 10,000 तलवारों की तबाही, वो चिल्लाया। ड्रैगन स्लेयर बुरी तरह से हिलने लगा और उसके अंदर से घनी मात्रा में खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर हवा में तलवार की तेज आवाजों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों में से एक आदमी के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूटकर हवा में उड़ गई। मेरी स्वॉर्ड, मेरी स्वॉर्ड! मैं भी अपनी स्वॉर्ड पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो रहा है? मैं भी अपनी स्वॉर्ड पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मैं इसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। सभी लोगों की स्वॉर्ड उनके हाथों से छूटकर आर्यन की ओर उड़कर जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रैगन स्लेयर में एक विशाल चुंबक था जिससे उन सभी को जबरदस्ती उनके हाथों से खींच लिया था। अमर भी अब अपनी स्वॉर्ड को और नहीं पकड़ सका की और शुआ की आवाज के साथ उड़ गई। बुजुर्ग सांगरा की स्वॉर्ड भी उड़ गई। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों की स्वॉर्ड भी उड़ गई। हर किसी की तलवारें आर्यन के सिर के ऊपर की ओर उड़ती रहीं, लगातार घूमती रहीं। बुजुर्ग सांगरा को बुरी तरह से घायल करने वाली तलवारें अदृश्य थी, पर इस बार यह वास्तविक तलवारें थीं। दर्जनों तलवारें घूमने लगीं। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को हिलाया और कहा, खत्म कर दो। तभी ड्रैगन स्लेयर से शक्तियां निकली और एक खूनी परत में बदल गई जो ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर जम गई। यह इतनी ज्यादा खतरनाक शक्तियां थी कि ऊपर उड़ती सभी हजारों तलवार कांपने लगी और सीधे जैसे उन्हें एक सम्राट द्वारा आदेश मिला हो सीधे मुगल की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर मुगल की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। इस बार आर्यन की ताकत एक बार फिर उसकी उम्मीदों से अधिक हो गई थी। उसके लिए, जिसने पहले कभी किसी के हमले से बचाव नहीं किया था, इस बार उसे भी अपना बचाव करना पड़ा। उसके कदम पीछे हटते रहे और यहाँ तक कि रक्त स्पिरिट भी इसका सामना करने में असमर्थ थी। दर्जनों तलवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। और इस बीच आर्यन ने अचानक ड्रैगन स्लेयर और हवा में उसने लगातार 7 बार वार किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। इसके साथ एक बार जब उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल कर लिया तो उसने ड्रैगन कट के पहले हमले हवा कट को जारी किया। जिस वक्त मुगल हजारों तलवारों के बीच फंसा हुआ था, उसी वक्त वो सभी हमले उसकी ओर बढ़ने लगे। इस समय सभी तलवारें खन्न खन्न की आवाज के साथ बज रही थी और बेतहाशा नाच रही थीं। इसने अपने आसपास की हर चीज पर कहर बरपाया। टेलीपोर्ट। आर्यन का शरीर धुंधला पड़ गया। जब बाकी सभी वार मुगल की ओर बढ़ रहे थे तो आर्यन हवा में उछला और ड्रैगन कट के दूसरे हमले तूफान कट को भी जारी कर दिया। ड्रैगन स्लेयर से खूनी लाल रंग की शक्तियां और आग की तरह पीली रंग की शक्तियां बाहर निकली और दोनों एक साथ जुड़ गई। उसी समय पहाड़ी शैतान और डिवाइन बाघ की दहाड़ने की आवाजों ने भी मिलकर एक कोहराम मचा दिया। हवा के बीच में आर्यन एक डेविल की तरह था जो खुद नरक दूत को मारने के लिए भी तैयार था। 100वां कट, हवा कट, 160वां कट, तूफान कट, 220 कट, मर जाओ। ड्रैगन स्लेयर तकनीक के हर 7वें वार के बाद ड्रैगन कट के दोनों वार हवा कट और तूफान कट को जारी किया गया था।
मुगल के सिर पर खून के अंतिम निशान को देखते हुए आर्यन ने गर्जना की और अंतिम कट को छोड़ दिया। बूम! मुगल का शरीर अनगिनत दरारों से ढका हुआ था, पर दरारों से खून नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून को किसी दरिंदे ने चूस लिया हो। मुगल जमीन पर पड़ा रेंग रहा था और खुद को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो चिल्लाने लगा, आह! आर्यन, मुझे चाहिए, मैं आह आह आह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसके शरीर पर आई अनगिनत दरारें चौड़ी होने लगी और एक पल बाद उसका शरीर लगभग 220 टुकड़ों में बंट गया और अंत में उसका सिर भी गर्दन से अलग होकर महिपाल के पैरों की ओर लुढ़क गया। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को अपने कंधों पर रखा और एक अहंकारी अंदाज में चलते और बेखौफ आंखों से चारों ओर देखते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या और कोई भी आना चाहता है? उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें रक्त शोधन संप्रदाय के एक शिखर लेवल के युद्धराज को मारने पर 50,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, तुम्हें रक्त स्पिरिट मिली है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? सिस्टम की आवाज गूंजती रही, हालांकि आर्यन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वो महिपाल को मारकर स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल करने की नहीं सोचता तो वो उसे अभी मुगल के मरने पर इस्तेमाल कर लेता। आखिर वो रक्त शोधन संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली शिष्य था, इसलिए उसे निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती थी। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंजी, स्पिरिचुअल मोती सक्रिय किया गया है और रक्त स्पिरिट को अवशोषित कर रहा है। स्पिरिचुअल मोती पूरी तरह से भर चुका है। आर्यन, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो? कृपया अपना हथियार चुनें। एक स्वॉर्ड स्पिरिट और स्वॉर्ड का पोषण अविभाज्य था और केवल एक स्वॉर्ड ही एक स्वॉर्ड स्पिरिट का पोषण कर सकती थी। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मेरे पास एक भी स्वॉर्ड नहीं है। मैं संभवतः ड्रैगन स्लेयर के साथ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिर एक ब्लेड होती है और एक स्वॉर्ड होती है। 10,000 तलवारों की तबाही एक स्वॉर्ड तकनीक थी, भले ही वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन बिना एक स्वॉर्ड के उसकी पूरी ताकत को जारी नहीं किया जा सकता था। हालांकि अभी जो उस तकनीक ने ड्रैगन स्लेयर के साथ मिलकर खतरनाक कोहराम मचाया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन स्लेयर अपने आप में शक्तिशाली था, वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था। यदि इसी तरह उस तकनीक को एक डिवाइन स्वॉर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता तो उससे जारी की गई शक्तियां ड्रैगन स्लेयर द्वारा जारी की गई शक्तियों से और भी ज्यादा शक्तिशाली होती। इसलिए आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अभी नहीं। उसने अपने मन में सोच लिया था कि जब तक उसे एक स्वॉर्ड नहीं मिल जाती तब तक वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। वहां मौजूद सभी लोग भौंचक्के रह गए। मुगल को एक पल में मार दिया गया था। जब वो पहली बार दुनिया के सामने बाहर आया तो वो बहुत घमंडी और बहादुर था। ऐसा लग रहा था कि वो दूसरों से बेहतर था। हालांकि एरिना में उसे एक व्यक्ति के द्वारा एक ही लात से मार दिया गया था। आर्यन ने उसे कुछ ही मिनटों में मार डाला था। सबसे अधिक तलवारों के बेतहाशा नृत्य और खून और आग के बेतहाशा उड़ने का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। अंत में जब मुगल की मृत्यु हुई तो उसका पूरा शरीर लगातार अलग हो रहा था। यह बहुत ही भयावह दृश्य था। महिपाल का शरीर ढीला पड़ गया और वो अपने पैरों पर स्थिर नहीं खड़ा रह पा रहा था। उसने अपने शरीर को हिलाया और कहा, बेटा मुगल बेटा। इसके साथ ही उसके शरीर से बेतहाशा शक्तियां फूट पड़ी और तभी उसका चेहरा भी बदल गया। मुगल के मरने पर लोग इतना ज्यादा हैरान नहीं थे कि जितना इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या वो महामहिम सम्राट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? महामहिम के भेष में शिशुपाल क्या कर रहा है? कहीं उसने महामहिम को कुछ कर तो नहीं दिया है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये महामहिम की आर्यन को फंसाने के लिए कोई चाल थी। सभी ने भौचक्केपन में आपस में बात की। हालांकि इस दृश्य से आर्यन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में पहले से ही जानता हो। दरअसल जब महिपाल और शिशुपाल ने महल में कदम रखा था तो आर्यन उन्हें देखकर एक पल के चौंक गया था। उसकी इस हैरानी का कारण यह था कि महिपाल के शरीर से निकलने वाली शक्तियां केवल लेवल 1 युद्ध सम्राट की महसूस हो रही थी।
फायर ग्लास शहर के महामहिम सम्राट के रूप में उसकी शक्तियां कम से कम युद्ध सम्राट लेवल 5 की होनी चाहिए थी। चूंकि ऐसा भी हो सकता था कि महिपाल ने अपनी शक्तियों को दबा रखा हो, तो आर्यन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसने शिशुपाल को देखा तो उसका संदेह और गहरा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो सिंह परिवार में उसके दादाजी को चुनौती देने आया था। उस समय उसकी शक्तियां लेवल 9 युद्ध बुजुर्ग की थी। हालांकि जब उसने उसे महल में प्रवेश करते देखा तो उसकी शक्तियां सिर्फ लेवल 6 युद्ध बुजुर्ग की थी। यह उसके लिए बहुत अजीब था। इसके अलावा शिशुपाल के महल में आने के बाद से वो एक बार भी फिर नहीं दिखाई दिया था। यही कारण था कि आर्यन को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि महिपाल ही शिशुपाल होगा। दूसरी तरफ शिशुपाल का गुस्से में बुरा हाल हो चुका था। मुगल उसका